बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नूरी। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसा जा रहा है आपका दिन? यकीनन अच्छा ही जा रहा होगा। और इसके साथ साथ बात करें थोड़ी मौसम की, तो आज मौसम में जो है वो तब्दीली नज़र आ रही है। आज की जो सुबह है वो ज़रा गर्म तरीन सुबह है। और इसके साथ ही हमेशा एक बात करती हूँ कि अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और इसके साथ साथ अपने बच्चों का भी, अभी जैसे गर्मियों की छुट्टियाँ हैं तो गर्मियों की छुट्टियों में कोशिश यही होती है कि इंसान अपना ये टाइम जो है वो बहुत अच्छे से गुजारे, फैमिली के साथ गुजारें। और मैं एक बात करती हूँ कि आपको मोहब्बतें बांटनी चाहिए। जो मैंने कल भी मैं एक मैसेज दे रही थी कि कल जो है वर्ल्ड केयरिंग डे भी मनाया गया, उस हवाले से भी कि अपने रिश्तों का, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मैं समझती हूँ, रिश्ते जो होते हैं वो बड़े अनमोल होते हैं। और चाहे वो आपके दोस्त हों, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, चाहे एक मियाँ बीवी का रिश्ता हो, तो ये जो रिश्ते होते हैं ये बहुत खूबसूरत है। बहन भाइयों का, ये आपके अपने जहाँ पर आप काम भी कर रहे हैं वहाँ पर भी, आपके आपस में कोलीग्स का भी, सबके जो एक दूसरे के साथ कनेक्शन होता है वो बहुत खूबसूरत होता है। इसको मजीद खूबसूरत तभी आप बना सकते हैं जब आप एक दूसरे के साथ इखलाक और प्यार से पेश आएंगे। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी नमरीन मुनीर साहिबा, हमारे साथ मौजूद है जो कि DSP हेडक्वार्टर हैं और इसके साथ साथ जो है बतौर SP भी अपने फराइज सर अंजाम दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही जी हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रोही के सीनियर रिपोर्टर माहर इमरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आज हम इमरान के साथ बात करेंगे। हमारी जो मुल्तान की टॉप स्टोरीज हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ इनकी बीट है क्राइम के हवाले से इनसे जानेंगे कि इस टाइम क्राइम की क्या सूरत हाल है। पुलिस के हवाले से भी बात करेंगे कि इस टाइम जो है वो अपने फ़राइज़ किस तरह सर अंजाम दे रहे हैं। और मैडम से जानेंगे इनकी जर्नी के हवाले से भी, इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और इसके साथ साथ इस टाइम जो वो रोल प्ले कर रही हैं उस हवाले से जानेंगे। तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, माजरत। अच्छा जी, इसके साथ ही मैडम कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम को एंजॉय कर रही हैं? अभी तो फिलहाल स्टार्ट हुई है गर्मी। हाँ, आज मौसम जो है वो काफी गर्म है। आज पता चल रहा है कि मुल्तान है। मुल्तान है, बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ दिनों से मौसम इतना अच्छा चल रहा था ना, तो वो हम कह रहे थे जून का जो महीना है, जाहिर सी बात है कोई कभी इतना ठंडा हुआ नहीं, तो एकदम से जो बातें चल रही थी वो जून ने बता रहा है कि आज मैं आ गया हूँ वापस। अच्छा जी, आपकी थोड़ी जर्नी के हवाले से जानेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे ज्वाइन किया आपने? एक्चुअली मैंने 93 में एज अ सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया था। मेरे फादर जो थे वो भी पुलिस में DSP थे। ड्यूरिंग सर्विस मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद जो है फिर मुझे हादसाती तौर पे ही समझ लें आप कि मैं मजबूरी से इस डिपार्टमेंट को मैंने फिर ज्वाइन मुझे करना पड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त थोड़ा था कि ये बड़ा टफ होगा पीरियड, लेकिन यहाँ आके एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला कि हम पब्लिक को सर्विसेज भी दे रहे हैं और अपने आप को भी एक नेकी की तरफ लेके जा रहे हैं, जो कि हर बंदा नहीं ये कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं कहती हूँ बड़ी टफ ड्यूटी होती है। कोई भी प्रोफेशन हो, जाहिर सी बात है उसको आप उस प्रोफेशन के साथ जब चलते हैं तो मुश्किलात भी आती हैं, आपको बहुत सारी हर्डल्स भी होती हैं। आपकी जर्नी जो है वो बड़ी स्ट्रगलिंग लाइफ होती है। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन सीनियर्स ने भी हेल्प की और मेरे साथ एक आपकी तो फैमिली के ही वो जी मेरे दादा भी थे पुलिस डिपार्टमेंट में। फिर मेरे फादर एज अ DSP ड्यूरिंग द सर्विस उनकी डेथ हुई। फिर मेरे साथ एक और भी हुआ इंसिडेंट कह लें या गुड लक कह लें कि मेरे हस्बैंड भी पुलिस में है, DSP। और पूरा घराना में अभी इनसे प्रोग्राम में स्टार्ट होने से पहले भी यही बात चल रही थी कि पूरा घराना ही पुलिस के साथ। तो घर में आके बच्चों में भी इंटरेस्ट है? नहीं, मेरे बच्चे कहते हैं हमने अब बहुत देख लिया पुलिस को। हाँ, मजीद नहीं है। मैंने अपने बेटे को स्पेशली बोला, मैंने कहा आप ना ज्वाइन कर लें। सही है। जब अल्लाह ताला अब आप एंड पे हैं, माशाल्लाह मेरे बच्चे सारे इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी प्रोफेशन की तरफ जा रहे हैं। तो वो मुझे कहता मामा हमने बहुत अरसा आपको और बाबा को देख लिया, अब बस अब हम फोर्सेज में नहीं जाएंगे, हम किसी और डिपार्टमेंट पे ज्वाइन करेंगे। सही है। चले, आपने भी फोर्स नहीं किया ना, ये भी वो उनकी अपनी चॉइस पे मैंने उन्हें छोड़ा। सही। अच्छा, इस टाइम जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, जो आपके फ़राइज़ हैं, वो भी आपके बारे में जानेंगे कि आप किस तरह काम कर रही हैं।
मैं इस वक्त बतौर डीएसपी हेडक्वार्टर हूँ, पोस्टिंग है, लेकिन मेरे पास एसपी हेडक्वार्टर का चार्ज भी है। और उसमें आपको पता है कि हेडक्वार्टर का मकसद होता है तमाम डिस्ट्रिक्ट के साथ कोऑर्डिनेशन भी और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड तमाम उनको हेल्प प्रोवाइड करना। सेकेंडली ये है कि मैं एज अ बतौर फोकल पर्सन तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ एक यहाँ इनिशिएट लिया गया है आईजी साहब का, उसकी बतौर फोकल पर्सन भी काम कर रही हूँ। सही। और उसमें ऐसे इश्यूज हैं कि जो एक आम सोसाइटी में पहले ओपन नहीं थे। हमारी कुछ चीज़ें जो कि बिल्कुल पोशीदा थी, तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की वजह से उनको वो बेचारों को प्लेटफॉर्म मिल गया। जैसे कि हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं, माजूर अफराद हैं, जहनी जो माजूर हैं, और वो बेचारे रोड के ऊपर बैठे भीख मांगने के लिए लोग हायर कर लेते थे। इन सब को हम लोगों ने ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कुछ न कुछ सक्सेस हुआ है, उम्मीद है आगे भी हमारा अच्छा ही जाएगा इंशाल्लाह जी। वो हम तो कहते हैं ना कि एक अच्छे की उम्मीद इंसान को हमेशा रखनी चाहिए और उसके बारे में करना भी, काम भी करते रहना चाहिए। अच्छा, मजीद भी आपसे जानते हैं, इमरान से जान लेते हैं। इमरान, क्या हाल चाल है? ठीक है, सांस बहाल हो गया आपका? एंड बागते हुए आए और टाइम कम था और कॉल्स आ रही थी जल्दी। प्रोड्यूसर साहब बाकी आपने पहुंचना है, जल्दी पहुंचे। हाँ, तो अब आए हैं। इमरान, आपने जल्दी आना था ना फिर। हमारा 10 बजे प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। के भी बहुत से काम होते हैं। सही है, जाहिर सी बात है। जी जी, नाम तो पुलिस का होता है कि वो लेट आती है। आज हमारे मीडिया के भाई लेट आए हैं। हमने पढ़ा था ना, इकबाल हमेशा देर से आते हैं, तो हम इसको पॉजिटिव में। अच्छा जी, कॉलर भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं मैडम? ठीक ठाक? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का करम। आप बताएं कैसी हैं? फरीदा है हमारे साथ। जी, मैं आपके प्रोग्राम की फैन, और आपके साथ जो इतनी खूबसूरत पर्सनैलिटी हमारी मैडम जी बैठी है ना, हमारे, मैं कहती हूँ खवातीन हर शोबे में अपना नाम मनवाती है। और यकीन करें, ये हमारे लिए तो बाइशी फख्र क्या है। मैं कहती हूँ जब खवातीन इस शोबे में आती हैं तो हमारे लिए तो ऐसे लगता है हमारा कितना खून भर जाता है। और मैं खुद पुलिस लाइन में, एफएम रेडियो मुल्तान पुलिस लाइन में आरजे हूँ 1.6 पर। तो हम इस तरह के जब खवातीन को यूनिफॉर्म में देखते हैं तो हम तो कहते हैं कि ये हमारी आइडियल है, और वाकई ये हमारी आइडियल है। ये रोल मॉडल है हम खवातीन के लिए। जी मैडम, मैं आपको सल्यूट पेश करती हूँ। तो मैडम, नमरीन है ना आपका नाम? जी जी, मेरा नाम मैडम नमरीन ही है, नमरीन। अरे जीती रहे, सलामत रहे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत दुआएं आपके लिए। और जो हमारी ये बेटी है हमारे साथ, जो आप इंटरव्यू ले रही, और ये रोजाना ही नए नए हमारे लिए मेहमान लेकर आती है, नई नई अवेयरनेस लेकर आती है। तो हमारे लिए तो शायद कोई अल्फाज भी नहीं है जो इनका तारीफ में हम करें। और जो साथ हमारे रिपोर्टर भाई बैठे हैं, ये मैं अक्सर देखती रहती हूँ, इसकी रिपोर्टिंग देखती रहती हूँ। यार गुड, मैं कहती हूँ ये रिपोर्टिंग करते हैं सर, बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जीते रहे, सलामत रहे, आप सबको मेरी तरफ से सल्यूट। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का। फीमेल्स को, ख़वातीन को ट्रिब्यूट पेश किया। बिल्कुल ऐसे ही है, जाहिर सी बात है। जब मैं कहती हूँ वाकई अभी जो खवातीन अपना एक रोल प्ले कर रही हैं, और जिस तरह इस प्रोफेशन को लेकर बहुत सारे लोग जो है वो कहीं ना कहीं आपकी फैमिलीज आपको रोक लेती हैं कहीं, क्योंकि चाहे मीडिया का प्रोफेशन हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे आपका लॉयर का हो, और कहीं ना कहीं थोड़ी फैमिलीज घबराती हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब ऐसे खवातीन बाहर आती हैं, काम कर रही होती हैं और बहुत अच्छा अपनी जिम्मेदारियां निभा रही होती हैं, तो वाकई वो फिर आप फख्र महसूस करते हैं अपने काम को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, और इसके साथ ही हम थोड़ी सी क्राइम की बात कर लेते हैं इमरान से कि इस टाइम क्राइम की क्या सूरत हाल है? अच्छा मैम, क्राइम तो वैसे हर दौर में रहा है, वो तो ऐसा ही है। और जैसे आबादी बढ़ती जाती है, क्राइम की सूरत जो है वो मजीद बढ़ती रहती है। कंट्रोल करने के हवाले से काविशें भी होती हैं, और मैडम क्योंकि ऑपरेशनल उसमें भी रही हैं, ये मजीद हमें गाइड भी बता भी देंगी कि किस तरह से इसको टैकल। स्ट्रीट क्राइम्स का जो आजकल वो है वो ज़्यादा हो रहा है, जब से मेरा ख्याल है कि महंगाई की लहर आई है, बेरोजगारी है, अदम इस्तेकाम है, पुलिस जो है वो दूसरे उनमें कामों में जब उनको लगा दिया प्रोटोकॉल ड्यूटी पे और बाकी, तो हर चीज़ को मैनेज करने के साथ साथ ये जो स्ट्रीट क्राइम है वो थोड़े से बड़े हैं। तो एक हफ्ते की हम बात करें, नहीं बहुत सारे बढ़ गए। एक हफ्ते की हम बात करें, वो मैडम से आते हैं तो इसलिए मैं थोड़ा सा कम करके बोल रहा हूँ।
जब आप और मैं होते हैं तो इसको हम बड़ा है, इसको हम ज्यादा इससे बोलते हैं के साथ तो इसमें ये भी तो आप देखें ना कि सारा पुलिस कोई ना मोजरे किरदार बनाए। इसमें हमारे माशरे में जो इस वक्त बहरान आया हुआ है माशरे, इसका बड़ा अमल दखल है। आपने ये नहीं सोचा ना कि जिस बेचारे की सैलरी अगर 12,000 है तो वो 12,000 के अंदर उसके अफराद तो उतने ही हैं, और महंगाई जो है वो किस चाह चली गई है, क्या आप उस सैलरी में पूरा कर पा रहे हैं? पुलिस को हम मर्द इल्जाम ठहरा ही नहीं रहे, हम ये ओवरऑल ये तो हम क्राइम को लेकर बात कर रहे हैं। क्राइम की जो हफ्ते की जो सूरत हाल होती है उस पर भी हम हमेशा नॉर्मल ही रखिएगा ना, फायदा ना ले जाइएगा। अच्छा चले हम फिगर्स पे बात ही नहीं करते। अच्छा थोड़े से जो क्राइम की आसमा सूरत हाल है, डकैती, रॉबरी, स्नैचिंग के जो वारदातें हैं, मुलजमान भी गिरफ्तार हो रहे हैं। पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई। इस हफ्ते पिछले हफ्ते की हम बात करें तो इसमें जो बदफेली के और टॉर्चर के जो केसेस थे वो ज़्यादा जो हैं वो सामने आए हैं। गुज़िश्ता रोज़ CPO पुलिस लाइन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और बड़ी एक अच्छी जो चीज़ सामने आई थी कि सॉडमी के साथ, बदफेली के साथ मुलजिम ने एक बच्चे को मर्डर भी कर दिया था मुल्तान का इलाका राजाराम। तो विद इन 4 to 5 आवर्स में जो है वो मुलजिम गिरफ्तार हुआ, यानी पुलिस ने पकड़ा। अंधा कत्ल था, बच्चे की लाश खेतों में थी तो पकड़ के वो उन्होंने वो कर दिया, यानी कि। और इसके साथ बस्ती मुलूक में एक छोटे बच्चे पे टार्चर हुआ, इसको हमने प्रोग्राम का हिस्सा भी बनाया। छोटे मजदूरी पे जो लगा देते हैं छोटे बच्चे, लेबर वर्क नहीं होना चाहिए। ने एक हमारे जो है वो न्यूज ब्रेक की थी जिसपे था कि बच्चे के बिल्कुल वो काम ना करने पे उन्होंने जलते हुए उस तेल में बस्ती मुलूक के इलाके में और कड़ा में डाला, वो भी मुलजिम गिरफ्तार हो गया। चले अच्छी उससे हम शुरू करते हैं कि पुलिस की अच्छी काविश से भी। लेकिन दूसरी जाने हम देखते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का काम है, उसके अलावा हुकूमत ज़िला इंतज़ामिया का ख़ास तौर पर काम है, जो छोटे बच्चे मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहे हैं उनको लेबर वर्क में जो है ना लगाया जाए। वो जाएं दुकानों पे सर्चिंग करें। कहते क्या है भाई, वालदैन गरीब हैं, कमाने वाला कोई नहीं है, हम बच्चों को वो कर रहे हैं। स्कूल भी बनाए गए थे जो फ्री ऑफ कास्ट बच्चों की जो उनको पढ़ाई तालीम के हवाले से था। हमारे महकमा ज़कात के और दीगर महकमे भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कोई हमारा ऐसा कोऑर्डिनेशन का एक सिस्टम नहीं है हुकूमत की जानिब से कि वाकई वो स्क्रूटनी करे कि आया कि वो जो बच्चे हैं उनका घर कमाने वाला कोई नहीं है। बहुत ज़्यादा झूठ बोल के बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो बेकारी बना देते हैं, उनको बैगर्स की तरफ ले जाते हैं और प्रोफेशन बना लिया है। और बहुत से वालदैन ऐसे हैं, 10-10 बच्चे हैं, उसके बावजूद सारों को उन्होंने इसी काम पे लगाया हुआ है। कमाने वाले भी हैं लेकिन फिर भी काम पे लगाया हुआ। तो मैं समझता हूँ ज़िला इंतज़ामिया को, हुकूमत को चाहिए, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का भी ये काम है कि जो लेबर हमारे डिपार्टमेंट है इन बच्चों के हवाले से ख़ास तौर पे, यही जब मजदूरी और इन कामों में आते हैं तो बाद में क्रिमिनल एक्टिविटी में भी यही आते हैं। क्योंकि सबसे पहले जो है हमारा अखलाकी तौर पे उनको शऊर समझबूझ जो है वो ज़रूरी है। जब तक नहीं होगी तब तक आप कैसे रोक सकते हैं कि ये बच्चे किसी से बदफेली नहीं करेंगे, किसी के साथ जुल्म ज़्यादती नहीं करेंगे, जब उन्हें शऊर ही नहीं होगा। तो सबसे पहले तालीम को मैं समझता हूँ कि ऐसा एक सिस्टम जो है, सिस्टम मौजूद है लेकिन उस पर अमल दरामद उस पर चाहिए। बाकी क्राइम की सूरत हाल गुज़िश्ता हफ्ते भी हवाई फायरिंग, लड़ाई झगड़े, इस तरह के वाक़यात जो हैं वो हो रहे हैं। कत्ल, डकैती, मुल्तान में एक हफ्ते के दौरान 3-4 मर्डर हुए हैं इसी रॉबरी डकैती के दौरान और पुरानी रंजिश पे। इसके साथ कार्रवाइयाँ भी अच्छी हैं, साथ चल रही हैं, लेकिन ये क्राइम रुक नहीं पा रहे। क्या वजूहत है, पुलिस अपना ये बताएंगी मैडम कि क्या वजूहत हैं, ये क्राइम क्यों बढ़ता जा रहा है, मर्डर के वाक़यात क्यों ज़्यादा हो रहे हैं, स्नैचिंग के, रॉबरी के। महंगाई वगैरह तो मौजूद है लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किस तरह की तजवीज़ भी दी जा सकती है? बिल्कुल ऐसे ही है। मैडम आप क्या कहेंगे वैसे इस बारे में? मेरी इसके लिए मुख्तसर सही जवाब होगा, जो कि बखूबी ये जानते हैं कि जितनी हमारे यहाँ पॉपुलेशन है उसके हिसाब से भी फोर्स नहीं है। अभी हमें और ज़रूरत है अपने साथ जवानों की उनकी। लेकिन अभी हमारे थानों के जो एरियाज़ हैं वो कितने ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है, न्यू कॉलोनीज बन गई हैं। हमारे यहाँ माइग्रेट करके लोग ज़्यादा आ गए। जो यहाँ के परमानेंट पुराने बासी थे वो तो अब यहाँ कम रह गए हैं, वो आगे शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ हमारे साइड्स के लोग आ गए हैं सेंस से। जैसे पिछले साल का आपको पता है कि फ्लड का जब इंसिडेंट हुआ और ये सारा, तो उसके बाद काफ़ी हमारे यहाँ चेंजिंग आई पॉपुलेशन के साथ साथ पब्लिक के बिहेवियर में भी। उसके पीछे 2-3 चीज़ें तो ज़रूर है ना जो मेन है।
एक तो हमारे यहाँ माशाल्लाह जो भी डेवलपमेंट का काम होता है उसके ऊपर प्रॉपर अंदाज में उसको नहीं डिजाइन किया जाता। आप देखें स्ट्रीट क्राइम्स करके वो निकल जाता है, जब तक इन्फॉर्म करने का इशू नहीं है। अब वो गलियां सारी ओपन हैं, रोड सारे इस अंदाज में कोई कवर्ड नहीं है। पहला मेरे ख्याल से जैसे कि फॉर एग्जांपल डीएचए है कि जो बाउंड्री वॉल में है, वरना लाहौर के डीएचए के भी रीजन यही है कि वो ओपन है, एक साइड से निकले दूसरी साइड से बंदा मिस हो जाता है। लेकिन जितनी एफर्ट्स हो सकती है कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द हम लोग सेफ सिटी के प्रोजेक्ट की तरफ फोकस कर रहे हैं। हमने अपने लेवल पे भी कुछ कम्युनिटी से मिलकर हमारे सीनियर अफसरान ने बड़े अच्छे इसके लिए सोच के कैमरेस का और उनका किया है और अब इसीलिए जल्दी वो पॉजिटिवली रिजल्ट भी सामने आ रहा है आपके कि पहले ये होता था कि उसको ढूंढने में ट्रेस करने में टाइम लगता था, अब हम साइंटिफिक तरीके से भी उसको जल्द अज जल्द कवर अप कर लेते हैं। सही तो ये कि कुछ अच्छी चीजें जाहिर सी बातें हमारे यहाँ होनी चाहिए ताकि इन जुराइम को कंट्रोल किया जा सके। मजीद भी इनसे बातचीत होगी। नाज़रीन चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। हसन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसन से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? जी आसमा शहर ओलिया मुल्तान के अगर आज के मौसम की बात की जाए तो मुल्तान में बारिशों का सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंचते ही गर्मी की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखने को आ रहा है और दर्जा हरारत जो है अब वो खासा बढ़ता हुआ मालूम हो रहा है। आज भी अलल सुबह मुल्तान शहर में गर्मी की शिद्दत में नुमाया इजाफा भी देखने को आ रहा है। मतलब बिल्कुल साफ है, बादलों का कोई राज नहीं है, सूरज अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है और अलल सुबह से ही गर्मी की शिद्दत में भी नुमाया इजाफा देखने को आ रहा है। आज अगर मुल्तान शहर के ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत की बात करें तो आसमा आज शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कम से कम दर्जा हरारत आज मुल्तान का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब कदरे कम है, मौसम काफी ज्यादा खुश्क है, दर्जा हरारत बढ़ता चला जा रहा है जिसकी वजह से आज हवा में नमी का तनासुब 42% तक रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स गुज़िश्ता कई दिनों की तरह आज भी कदरे आलूदा है जो कि 157 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में अगर मुल्तान की स्टैंडिंग को देखें तो मुल्तान आज 5वें नंबर पर स्टैंड कर रहा है। असमा आइंदा आने वाले दिनों के हवाले से अगर बात करें तो महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई जाहिर की जा रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में मुल्तान शहर का दर्जा हरारत जो है उसमें नुमाया इजाफा देखने को आएगा। मुल्तान शहर में गर्मी की शिद्दत में नुमाया इजाफा होगा, दर्जा हरारत बढ़ेगा और बारिशों का जो ये सिलसिला था ये आज अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आज शाम को भी महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई जाहिर की जा रही है कि बादलों का इम्कान तो है, बादल होंगे भी सही लेकिन बारिश का कोई इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा। हल्के बादलों की लपेट में होगा मतला बारिश नहीं होगी, हल्की ठंडी हवा चलेगी जिससे मौसम खुशगवार हो जाएगा लेकिन बारिश का कोई इम्कान नहीं है और दर्जा हरारत भी कोई ज्यादा कम नहीं होगा। इसी तरह से आइंदा आने वाले दिनों के हवाले से अगर बात करें तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई भी जाहिर की जा रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में मुल्तान शहर का दर्जा हरारत जो है वो खासा बढ़ेगा जो कि 45 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और ये भी पेशगोई जाहिर की जा रही है कि आने वाले दिनों में मुल्तान शहर में गर्मी की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखने को आएगा। जी बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। और इसके साथ ही जिस तरह मौसम की तब्दीली आ गई है और अभी इमरान से हम यही बात कर रहे थे कि बिल्कुल अब बारिशों का सिलसिला वो जो है वो आज से बंद हो जाएगा और अब जून का महीना जो है ना अब जून का महीना बताएगा कि अब गर्मी जो है वो शदीद पड़ेगी। लेकिन फिर भी क्लाइमेट जिस तरह चेंज हो रहा है इमरान उस तरह पता नहीं चलता कि कब मौसम जो है वो करवट बदल क्या हो जाए। बिल्कुल हाँ। इस मरतबा जो ओले पड़े हैं हाँ, पहले लोग इसी बर्फबारी के लिए जाते होते थे हाँ। नॉर्दर्न एरियाज में और अब हमने स्टेटस लगाए कि मुल्तान है अगर आपने ओले देखने हैं बर्फबारी देखनी है तो मुल्तान आ जाए। हमने बड़ा इन्वाइट किए पिछला हफ्ता जो है वो लेकिन इसमें नुकसान भी हुआ, नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है लोगों की। अच्छा फिर जितने ओले बरसे हैं अभी जैसे परसों की अगर हम बात करें तो वहां पर बारिश कम और ओले ज्यादा थे। तो ये क्लाइमेट चेंज जो है ये कहीं ना कहीं आपको मुतासिर भी कर रहा होता है, आप इंजॉय तो कर ही रहे होते हैं लेकिन अभी इस गर्मी को भी इस साल आप आम नहीं खा सकेंगे ना जो हमारे बाहर के साथी हैं फैमिली मेंबर जब वो आम की रिक्वेस्ट ना करें ना हाँ जी क्योंकि हमें अब आम नहीं हम सप्लाई कर सकते। हमें हमेशा वैसे जाते हैं जैसे गर्मी का मौसम आता है तो कहते हैं जी मुल्तान के आम मशहूर हैं। मैडम ने तो जान छुड़वा ली प्रोग्राम के तवज्जुह
पैसे दे के हम इस मरतबा नहीं भिजवा सकते। हाँ, इस दफा नहीं भिजवाए। और हम मुल्तान के आम की तो वेट भी कर रहे हैं ना कि कब आएंगे, तो हम आएंगे तो हम इंजॉय भी कर सकेंगे गर्मी के साथ साथ आमों को भी। इसके साथ ही मजीद भी इनसे बातचीत का सिलसिला जारी सारी रहेगा। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, बात हो रही थी हमारे पुलिस की डिपार्टमेंट के हवाले से। अच्छा, ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हम बात कर लेते हैं। ये जो मरकज़ कायम किया गया है, इसमें क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं और किस तरह की ख़वातीन के हवाले से कि वो जो है वो दाद रसी हासिल कर सकती हैं? एक्चुअली ये ना मुल्तान में जो है 3 मार्च को इसी साल इसकी ओपनिंग हुई है। इसका नाम पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ रखा गया, जो कि आईजी साहब का इनिशिएटिव है। और इसमें स्पेशली जो है 8-10 किस्म की जो है फैसिलिटेट किया गया है। और वो लोग जो उनको को माशरे में निगलेक्ट किया जा रहा था, उन लोगों को स्पेशली, जैसे हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं, माजूर अफराद हैं, ऐसे कम उम्र बच्चे जिन्हें हमारे यहाँ आजकल नशे की तरफ डाल दिए जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है। भिखारी हो गए, हमारी वो ख़वातीन जो कि जिनसी हरासगी का शिकार हो रही हैं आजकल, तो बल्कि बच्चे और बच्चियाँ भी, घर से भागे हुए बच्चे बच्चियाँ, उन लोगों को ये। और उसके साथ साथ सबसे अहम बात यह है कि जो जहनी माजूर बुजुर्ग हो जाते हैं या बच्चे होते हैं, उन लोगों को माशरा नहीं प्रॉपर कर रहा होता है। हमारे यहाँ वो सबसे बड़ी कम्युनिटी इस वक्त मेल और फीमेल के पास ट्रांसजेंडर है, और ट्रांसजेंडर के लिए कोई भी फोरम कोई काम नहीं कर रहा था। इन चीज़ों को आईजी साहब ने फोकस किया। उन्होंने कहा कि हम लोग जो ये ड्यूटी परफॉर्म करें, इसके साथ डेली हमें इन चीज़ों को भी फेस करना पड़ रहा है। तो इनके लिए आप स्पेशली एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, जो कि उसको नाम उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ का दिया। और उस तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम 276 के करीब कंप्लेंट्स को सॉल्व कर चुके हैं। सही। तो ये इसका क्या तरीक़ेकार है, किस तरह जो है इसके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कि ख़वातीन आ सकती हैं, सहूलियात ले सकती हैं, इस हवाले से बताइएगा। बड़ा सिंपली है। पहले तो शुरू में तो हमें कुछ 15 दिन इसको इंट्रोड्यूस करवाने में टाइम लगा पब्लिसिटी में, लेकिन अब काफ़ी हद तक लोगों को पता चल गया। वो खुद ब खुद शमशाबाद हमारा ये सेंटर है मेन में, ठीक है, तो 15 पे आप कॉल कर दें। तब भी हमने एक बाकायदा इसके लिए एक गाड़ी मूव की सेटिंग की हुई है, जो हमारी गाड़ी मूव करती है। कोई कंप्लेंट करता है, जी मुझे अभी पिछले दिनों मुल्तान में एक खातून की कॉल आई कि जी मुझे मेरे हस्बैंड ने जो है घर में बंद कर दिया, और बाकायदा ताला लगाकर वो चले गए। उसको जाके वहाँ से बाजियाब करवाया, और फिर उसके हस्बैंड को और उनको बुला के अपने उस फोरम पे हमने अपने प्लेटफॉर्म जो बन गया वो एक किस्म का, वहाँ बिठा के उनके दोनों के मसाइल सुने। उनको बड़े अच्छे अंदाज में उनको भी मोटिवेशन दी गई, उन्हें भी की गई, और उस मसले को हल किया। और अभी भी हम उसके साथ राब्ते में हैं। अच्छा। कि कभी कल को बेचारी फिर किसी प्रॉब्लम के शिकार हो, तो उसने कहा कि जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड को बड़ी समझ आ गई है कि पुलिस क्या चीज है और किस तरीके से किस किस काम में हेल्प कर सकती है। बिल्कुल ऐसे ही जो ट्रांसजेंडर्स हैं उस कम्युनिटी को बड़ा निगलेक्ट किया जा रहा था। अब ट्रांसजेंडर्स के हमारे पास इस वक्त तक 36 केसेस और बाकायदा FIR भी हैं, हमने उनकी करवाई, उनको मुकदमात की शक्ल में उनको प्रॉपर लेकर आए। ये नहीं कि खाली सिंपली एक एप्लीकेशन ली और उसको किए, नो, उनकी इस वजूद को माशरे में साबित करवा रहे हैं कि ये भी एक इंसान ही है। गो अल्लाह ताला ने उनको मेल और फीमेल नहीं बनाया, हाँ। लेकिन इस दुनिया में भेजने वाले तो वही जात है, और खुद जैसे वो चाहे जिसको चाहे नवाज दे, बेटा दे बेटी दे, चाहे वो इस किस्म की मखलूक दे दे, लेकिन एक इंसान की हैसियत तो है ना। जी बिल्कुल, इंसानियत। तो इसीलिए उन लोगों को बाकायदा हमारे साथ इस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में, इस टीम में, क्योंकि इनके आम पब्लिक की निस्बत इश्यूज डिफरेंट होते हैं, इनके प्रॉब्लम्स थोड़े डिफरेंट है इनका, क्योंकि सोसाइटी में रहन सहन भी हमारे घरों की निस्बत डिफरेंट है। तो उसके लिए हम लोगों ने बाकायदा ट्रांसजेंडर से ही एक सिलेक्ट की हुई है, जिसको VSO का नाम दिया गया, जो उन लोगों को सपोर्ट करती है, उनके मसाइल को बड़े अच्छे अंदाज में सुन के हम लोगों से जो हेल्प लेनी होती है हम लोग उनके साथ मिलकर शाना बशाना उसको हल करते हैं। और अभी रिसेंटली कल ही का इंसिडेंट है कि बस्ती मुल्क में 2 दिन पहले एक अख्तर उर्फ अच्छू नाम के, और वो ट्रांसजेंडर है, उसके घर के ऊपर कब्जा किया हमसाए ने, और उसकी गंदम के ऊपर 40 मन वो भी ले गया। वो उसको समझ नहीं आई है, उस सीधी तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ आ गई।
सही। उसने किसी अपने साथी से सुना ट्रांसजेंडर से, आई है और आते उसने कहा जी मुझे तो, हमने कहा जी कोई इश्यू नहीं है, हमारी VSO साथ में है, मेरी टीम, हम लोग उधर गए हैं, जाके पहले अपने उस चीज को कंफर्म किया कि क्या बात है, ये बात इसकी ट्रू है। वो बात उसकी साबित ही नहीं हुई है, उसको हमने पाया तकमील तक भी पहुंचाया, पंचायती तरीके से थाने में पहले बिठाया, जब वो लीगली तौर पे साबित हो गई हर चीज तो उस पर पर्चा देकर उसको अरेस्ट कर लिया। वो कल इतनी शुक्रगुजार थी और उसने स्पेशली ये मैसेज दिया पब्लिक को भी और हमारे IG साहब के लिए, हमारे CPO साहब के लिए बड़ी दुआएं वो दे रही थी और ये अल्फाज थे उसके कि शुक्र है कितने सालों के बाद इस मुआशरे में हमारे वजूद को भी माना गया और हमारे लिए भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया, कोई ऐसा फोरम जिस पे हम जाके वहाँ अपनी रसाई कर सकें। ऐसे ही एक जो जहनी माजूर खवातीन या बूढ़े होते हैं उन्हें अक्सर घर वाले नहीं रखते। एक खातून की हमें मैसेज मिला कि वो बूढ़ी बैठी हुई है और तकरीबन 67 ईयर्स ओल्ड थी। हमारी गाड़ी फौरन हमने अपने मोबाइल को मूव किया, उन्हें वहाँ से रिसीव करने के बाद उनकी फैमिली को ट्रेस किया। सही। और सेम डे पे ही, ये हमारे लिए बड़ी सक्सेसफुल स्टोरी है कि हमने उसको सेम डे पे उसके भाई के हवाले किया। अच्छा, कुछ लोग अगर नहीं एक्सेप्ट करते इस तरह की खवातीन, तो फिर वो खवातीन तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में ही उनको फिर रखा जाता है या फिर उनको कहीं और? वो आपने बहुत अच्छी क्वेश्चन किया। हम लोग उसके लिए बाकायदा हमने कुछ MOUs साइन किए। ठीक है। दारुल अमान के साथ है, हमारा शेल्टर होम है, आफियत के नाम से यहाँ ओल्ड एज होम है, उसकी सिचुएशन के हिसाब से हम उन्हें वहाँ शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। और 5 के करीब मेरे पास से मुरादे के तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में 5 हमारे पास केस ऐसे भी हैं जिसमें के बच्चे जो हैं वो ड्रग के ऊपर थे, बाकायदा उनके रिहेबिलिटेशन सेंटर में हमने ट्रीटमेंट करवाई। उनमें से 2 बच्चों को उनके पुरसा ले भी गया। ये एक अच्छी बात है ना, ये पुलिस का ये किरदार भी बहुत जरूरी था, वरना लोग यही सोचते थे जी पुलिस के पास जाए तो वहां जाके, अब पुलिस वो वाली नहीं रही, अब बड़ी पॉजिटिव है। अब हम भी आप ही में से हैं और शाना बशाना आपके साथ चलने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, लोगों के ऊपर एक पुलिस का जब नाम लिया जाता है तो एक खौफ भी आता है और एक फिर ये भी आता है कि जो पुलिस का रवैया हमेशा हम देखते हैं वो थोड़ा तल्ख नजर आता है, तो कुछ लोग इस वजह से भी घबरा जाते हैं। एक्चुअली ना वो पुरानी स्टोरियां अभी तक हमारे ड्रामों में चल रही हैं और किसी न किसी शो पे उसको जिक्र हो जाता है, मजाहिया शो भी हो। ये करेक्टर नहीं हमारा शो किया जाता कि अब पुलिस वो वाली नहीं रही, अब अच्छी करेक्टर वाली है। वैसे हम तब्दीली की बात करते हैं तो तब्दीली आ रही है। और इसके एग्जाम्पल तो खुद मार साहब दे देंगे, ये भी हमारे साथ रहते हैं क्राइम से रिलेटेड। बिल्कुल जी, इनकी तो बीट है और ये पहले किसी को यानी कि SHO DSP को आप नहीं मिल सकते थे, इवन के IO के बाद SHO को भी नहीं मिल सकते थे, लेकिन अब माशाल्लाह अगर आपकी वहां दाद रसी नहीं हो रही IO से, SHO DSP सेम डे में आप एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को भी मिल सकते हैं सेम डे में। सही। यानी कि आपकी अगर SHO तक दाद रसी नहीं हो रही तो तमाम फॉर्म से होते हुए आप सीधे भी वहां जा सकते हैं। नहीं तो मार साहब ये तो आपने मेहरबानी की, लेकिन ये भी तो कहीं ना कि सेम डे पे उसका रिस्पॉन्ड हो भी जाता है। मैं वही कह रहा हूँ कि अब जो अफसरान है माशाल्लाह अब भी बहुत अच्छे अफसरान इन्होंने बिठाए हुए नए, जो पहले वाली पुलिस अब नहीं रही, अब पुलिस तब्दील हो चुकी है। अब से ही हम आपकी खिदमत करने वाली फोर्स नहीं, जाहिर सी बात है कि आपका डिपार्टमेंट और ऐसा है कि जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हमारे मसाइल भी तो है ना, हमारे समाजी और माशरती मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, तो हम कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहते हैं और हम यही चाह रहे हैं। जैसे इंसाफ की बात करें तो फिर हमारा ये होता है कि हम जाकर जो है अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं, या कोई हमें इस तरह की कोई मुश्किलात पेश आ रही हैं जहां हम चाह रहे हैं कि फ़ौरन हमारी कोई मदद को पहुंचे तो हम पुलिस को फ़ोन करते हैं कि फ़ौरन हमारे पास आएँ और इन मसले को देखें। तो ये चीज़ है कि हम कहीं ना कहीं कनेक्टेड तो है ना आप लोगों के साथ। देखिए ना, पुलिस की इस सर्विस के साथ साथ आपको याद होगा कि काफ़ी सालों से मुल्तान में जो है खिदमत मरकज़ परफॉर्म कर रहा है, और इवन इसके लिए हमने अपनी मोबाइल सर्विस भी दी हुई है, उसका प्रोग्राम जारी करते हैं। वो भी तो इसी का जॉइंट है, वो भी तो पुलिस का एक पॉजिटिव करेक्टर है, हम उसको क्यों नहीं लेते हैं? नहीं, हम तो चाह रहे हैं, आपको बुलाने का मकसद यही था कि लोगों को अवेयरनेस पहुंचे, लोगों को पता चले कि यहाँ पर इस हवाले से क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, किस तरह आप लोग जो है अपना जो आपका पॉजिटिव काम है, जो आप लोगों के लिए आसानियां बांट रहे हैं, सहूलियात दे रहे हैं। देखें ना, इस वक्त पहले सिर्फ मुल्तान में एक खिदमत मरकज था, अब मुल्तान में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 3-5 खिदमत मरकज है। आपके हाई कोर्ट में है, आपके शुजाबाद में अभी रिसेंटली उसकी नेगोशिएशन की गई है कि 100 किलोमीटर या 120 किलोमीटर का सफर करके बेचारे को करेक्टर सर्टिफिकेट लेने मुल्तान आना पड़ता था, अब उसको हार्डली
15 मिनट्स का उसका घर से डिस्टेंस होगा। जलालपुर अभी नेक्स्ट इंशाल्लाह वीक में, और फिर मखदूम रशीद। आरपीओ साहब और सीपीओ साहब का मेन यही फोकस है कि हमने खदमत सेंटर्स जितने ज़्यादा हो सकते हैं उनको स्टेबल करें, पब्लिक के लिए एस्टेब्लिशमेंट में ये काम पॉजिटिवली ही हो। हमारे जो यहाँ के बासी हैं वो हमें याद रखें। ये बात है कि अच्छे काम हो तो फिर इंसान हमेशा याद भी रखता है। तो इनसे मजीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ ही जिस तरह बात हो रही है हमारे बहुत सारे इनके प्रोजेक्ट के हवाले से, वहीं जान लेते हैं कि इस टाइम जो है हम पुलिस के हवाले से माजूर लोगों की जिस तरह बात हो रही है, जो माजूर लोग हैं उनकी मुश्किलात को कैसे दूर किया जा रहा है, क्योंकि उनके लिए जो है रैंप अभी तक नहीं बनवाए जा सके उनके दफातर, पुलिस के दफातर। देखें आसमा, बहुत अच्छा जो सवाल है, टॉपिक है आपने किया। मेरा क्योंकि पुलिस दफातर में भी आना जाना होता है, मुख्तलिफ महकमों में भी, सबसे पहले तो हम इनके लॉज की बात करें। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के साथ जो हुकूमत पाकिस्तान है, उन्होंने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी की हुआ कि मजदूरों के लिए जो रैंप हैं वो बनाए जाएं, और ना सिर्फ पुलिस के दफातर में, जहां कमर्शियल प्लाजे हैं, जहां प्राइवेट प्लाजे हैं, जहां पे भी लोगों का आना जाना है, कोई पब्लिक सर्विस खदमात फराहम की जा रही हैं। मजदूर अफराद, अगर मैं पूरी ओवरऑल बात करूं तो इस वक्त 7% दुनिया में के 7% जो है सिर्फ पाकिस्तान में, अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, और 10% पूरी दुनिया में है मजदूर अफराद, और उसमें 7% सिर्फ पाकिस्तान में। इसका मतलब बहुत ज़्यादा ही हमारे पास ये कम्युनिटी मजदूर अफराद की है। अब क्या हुआ, चलो हम पुलिस से बात स्टार्ट कर लेते हैं। आईजी ऑफिस, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पंजाब ऑफिस बना, बहुत ज़बरदस्त ऑफिस है, और 5 मंजिला वो जो है वो इमारत है, लेकिन उस इमारत में ना कोई लिफ्ट है, ना मजदूर अफराद के चढ़ने के लिए रैंप है। मैं पिछले हफ्ते वहाँ गया हुआ था, तो कुर्सी को उठा के एक मजदूर को, एक बूढ़ा उसका जो वो था भाई या एक दूसरा, उठा के वो जिस तरह स्टेयर्स पे, और एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल साहब जो हैं वो दूसरी मंजिल पे उनका ऑफिस बना हुआ है, बैठे हैं। तीसरी मंजिल पे फिर इनके इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज बैठे हुए हैं। यानी अगर आप एप्लीकेशन देते हैं, मजदूर की डेफिनेशन में मैं कर देता हूँ, हमारे यहाँ तो अब लड़ाई झगड़ा होता है, जिसकी टांग में फायर मारते हैं, डंडा मार देते हैं, वो मजदूर होता है। वो पुलिस से पहला उनका इंटरेक्शन पुलिस के साथ होता है, वो भी मजदूर की कैटेगरी में ही आते हैं। जब उनको ले जाया जाता है सुनवाई के लिए या उनकी एप्लीकेशन दाद रसी के लिए, तो वो मजदूर को किस तरह ले जाते हैं। आप एसपी कैंट के ऑफिस चले जाएं, एसपी कैंट का ऑफिस जो है वो भी दूसरी मंजिल पे है, कोई वहाँ पे रैंप नहीं है, सीढ़ियों से जाएं, कुर्सी पे बिठाएं या कंधों पे उस मजदूर को जिस तरह आप उठा के जाएंगे, ठीक हो गया। इसके साथ आप मुमताज़ाबाद की बात करें, CIA उनका ऑफिस बना हुआ है, वो भी दूसरी मंजिल पे है, वहाँ पे भी कोई मजदूर की जो है वो नहीं है। आप थाने की बात कर लें, कैंट DSP जो थाना शाहरुख आलम न्यू मुल्तान की बिल्डिंग के जो है DSP, वो भी ऊपर वाली मंजिल पे है, कोई वहाँ पे रैंप नहीं बना हुआ है, कोई लिफ्ट नहीं बनी हुई। आप अब नया एक इन्होंने ज़बरदस्त मॉडल थाना सीतलमाड़ी बनाया, यकीन करें बड़ा ज़बरदस्त मंसूबा है, शानदार कुशादा बिल्डिंग, लेकिन उसे नक्शा बनाने वाले की मुझे समझ नहीं आती, जिसने वो इतना बड़ी बिल्डिंग तो बना दी और मॉडल थाने का भी उसे नाम दे दिया, ना लिफ्ट लगाई ना रैंप लगाया। आपका पूरा पुलिस ट्रैफिक पुलिस का निज़ाम उधर ही है। आप लर्नर लाइसेंस बनवाने जाएंगे, किसी मजदूर को लेके जाएंगे तो आप उसको कंधे पे उठाएंगे या कि चेयर पे उठा के 6-4 बंदे नमाज जनाजा की तरह उसको उठा के ले जाएंगे। ये अफसोसनाक बात है, ठीक है। अदालत आलिया के अहकामात भी हैं, हुकूमत पंजाब के भी हैं, उससे चले पुलिस डिपार्टमेंट को पहले इंटरेक्शन तो पुलिस के साथ होता है। चलो हम टॉपिक मैं थोड़ा सा इसकी वजाहत कर दूं, अगर माजरत फील ना करे तो। बिल्कुल नहीं, वो ऐसे नहीं है, जो उन्होंने निशानदेही की है बिल्कुल ट्रू है, लेकिन इन्हें शायद इस चीज़ का इल्म नहीं है कि वो तमाम के तमाम दफातर वो हैं जो थाने हैं, उनमें उनको आर्जी अभी शिफ्ट किया हुआ है। ऐसे ही जहाँ डिशा जी साहब बैठे हुए हैं, वो बिल्डिंग उनका ऑफिस नहीं है, उनका ऑफिस जो बन रहा है वो पता है इमरान साहब को, उसमें ये तमाम सिस्टम है। ये डॉल्फिन का रिहायशी हमारा हेडक्वार्टर है। अभी क्योंकि पुलिस इतने ज़्यादा यहाँ नहीं है आपके सामने, ना हमारे सीनियर ऑफिसर्स के ऑफिस इंडिपेंडेंट है, अभी नहीं बन पाए, डेवलपमेंट हो रही है क्योंकि ये साउथ का अब हब बन गया है मुल्तान, तो उस हिसाब से अब इसको डिज़ाइन किया जा रहा है। सीतलमाड़ी में जो इन्होंने वजाहत की है वो मेरी ये काबिल एहतराम है, मेरे कुलीग तो नहीं है लेकिन भाई हैं,
कि वो जो ट्रैफिक का ऑफिस है वो भी टेम्परेरी है, सही। ट्रैफिक ऑफिस वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। सही। वो तो थाने के ऊपर रिहायशी है हमारा एरिया, नीचे का जितना ग्राउंड फ्लोर है उस पे हमारा रैम सिस्टम भी है और वहाँ कोई ऐसा नहीं है। और अभी तक पंजाब पुलिस में किसी थाने में लिफ्ट नहीं लगी, आपकी सिफारिश से शायद हमारे किसी थाने में लग जाए। रैम जरूर है आप मुल्तान में। हम तो यहाँ पर अपने ऑफिस की भी लिफ्ट की दुआ वैसे ये तो मैं भी कहूंगी, प्लीज आप जब किसी को मधु करते हैं तो उसे बता दिया करें कि उसने कितनी एफर्ट्स के साथ ऊपर आना स्टूडियो। असल में ना हम लोगों ने कहीं ना कहीं ये भी कहते हैं चले हेल्दी एक्टिव रहेंगे, कुछ इसलिए भी लगता है कि जो है ना मौसम साहब जाते हो सकता है, ये ना हो कि किसी के लेकिन हम सहूलत एक और देते हैं, जब किसी मजदूर का हमने इंटरव्यू करना होता है तो ये कैमरे नीचे लगा के हम उनको वहीं पे लाइव, यानी कि आपने अपने आप को कवर कर लिया है कि आप नीचे उनको, तो हम भी नीचे ले जाए कि नहीं उनके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एसपी साहब नीचे चले जाते हैं, लेकिन ये जरूरी है जो मैंने निशानदेही की है उस पे होना। शायद आप भूल गए हैं, आपने ही एक प्रोग्राम में वजाहत की थी कि सर हसन जो है वो नीचे स्टेयर से उतर के आए थे, एक एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल भी नीचे उतर के आए थे। ऐसे होता है सर, पता चल जाए तो कौन ऐसा जो आज के दौर में नहीं करता। अब जब इन्फॉर्म ना हो और उसके लवाहे के ऊपर ले जाए तो क्या करें। 5 केसेस में किस तरह अफसराने बाला भी उठ के पूरी अपनी टीम को लेके। ये आपने जो कह दिया है, इतने भी अब पुलिस जालिम नहीं है, जरूर एक अच्छी तकरार चल पड़ी है। नहीं, जाहिर सी बात है कि सहूलियात जहां पर मिलनी चाहिए वहाँ लाजमी ऐसे लोग जो है। मैं वही बताना चाहती हूँ कि हमारे इंशाल्लाह एसपी साहबान और डीएसपी साहबान के ऑफिसेज बन जाएंगे तो ये 90% जो इन्होंने पॉइंट आउट की हैं चीजें वो सच है, लेकिन वो सॉल्व तभी होंगे जब उनको इंडिपेंडेंट एक सेटअप दिया जाएगा। अभी तो वो खुद थानों में उनके साथ बैठे हुए हैं। अब मुझे बताए ना, ये तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए एक इदारे को उसको पूरे तरीके से मेंटेन करवाएं, उसको हर चीज के वो प्रोवाइड जरूरी होना चाहिए। वैसे क्योंकि अभी हमारे ऑफिसेज नहीं है। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, एमडीए और ये जो प्लानिंग जो नक्शा है ना, इसमें भी जरूरी है कि प्राइवेट कमर्शियल प्लाजे जो होते हैं उसमें लिफ्ट और जरूरी है, लेकिन कोई अमल दरामद ही नहीं हो रहा। मैं आप पे बात नहीं कर रहा, आपका PC2 बन रहा है इधर पुलिस लाइन में, बहुत अच्छा मंसूबा है जिसमें तमाम दफातर हो। अल्लाह करे अभी मैं वैसे विजिट करूंगा, चेक करूंगा कि अगर नहीं बन रहा फिर हम वहीं खड़े होकर आवाज उठाएंगे कि खुदारा ये जो बन रहा है ये मुस्तकिल बन रहा है और इसमें अफसराने बाला भी होंगे और इसमें लोगों का आना जाना भी होगा। और मैं उन लोगों के लिए नहीं, साइलिन के लिए बात कर रहा, इनके अपने मुलाजमीन भी पुलिस के इतने हैं जो गाजी हैं, जो दौराने सर्विस दौराने उसमें उनको फायर लग जाते हैं, रेड के दौरान बहुत ज्यादा तादाद है उनकी। पिछले दिनों उधर हुआ शुजाबाद में, गोलियां मार दी 2 कांस्टेबलों को जब वो रेड करने गए और अदालत आलिया के हुक्म पे खातून को रिकवर कराना था बच्चों को। तो इस तरह वो भी इतने मजदूर हैं बेचारे, वो उसके दौरान जो ड्यूटियां छुट्टियां मिलती हैं उनके बाद आना पड़ता है। और ये जो एक मजदूरी का वो है वो 8 महीने, अगर टांग टूट जाए तो 1 साल का साथ चल जाता है। आपकी उनके लिए भी ये जरूरी आपकी बड़ी मेहरबानी। लेकिन आपको थोड़ी सीसी प्रोग्राम की वसातत से बता दूं कि उम्मीद है कि इस साल में सीपीओ ऑफिस का ग्राउंड फ्लोर वर्किंग हो जाएगा, क्योंकि एक्सीएन साहब ने, सीपीओ साहब का यही इस वक्त मेन फोकस है कि हम लोग अपने दफ्तर को प्रॉपर अंदाज में शिफ्टिंग, कम से कम वो कहते हैं हम एक फ्लोर के ऊपर अगर शिफ्ट हो जाते हैं तो क्विकली कम हो जाएगा, वरना आपको पता है बिल्डिंग डिपार्टमेंट से काम लेना कितना मुश्किल है। उनके पास बड़ा लेम एक्सक्यूज होता है, जी मेरे पास फंड ही नहीं है, फंड आएंगे तो जी होगा। ये तो जिला कचहरी के में खड़े होकर चैम्बर से मैं देख रहा होता हूँ, कचहरी की भीड़ भी मेरे पास है। इधर वो अदलिया जिला इंतजामिया की चल रही है बिल्डिंग, जो जस्टिस अमीर भट्टी साहब जो मौजूदा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं वो उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं, साथ ये पुलिस वाली बन रही है और बराबर ही चल रही हैं। तो मैं वो देख रहा था जहाँ पे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट काम करवा रहे हैं, वहाँ के सीपीओ साहब भी बराबर उसका काम सेम उनसे वो ले रहे हैं, यानी आप भी माशाल्लाह ठीक। इस वक्त डेवलपमेंट के काम में सबसे ज्यादा जो है ना पुलिस में जो एक्टिव किरदार अदा कर रहे हैं मुल्तान में, वो हमारे सीपीओ साहब को क्रेडिट जाता है और आरपीओ साहब मुल्तान को जरूरी भी है। क्योंकि कल भी उन्होंने स्पेशली लाइन का विजिट किया और उन्होंने कहा ये 1921 की पुलिस लाइन है और आज तक इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, तो इसको चेंज किया हमने दिया। आपके एडिशनल आईजी साहब ने बाहर वो सीपी ऑफिस में बैठ के और सीपी साहब बाहर वो तंबू कनार लगा के उनके नीचे उनका ऑफिस बना हुआ था, यानी ऑफिस नहीं है इस वक्त भी। डीएसपी साहबान प्राइवेट बहुत ज्यादा बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ थाने हमारे प्राइवेट बिल्डिंग में हैं। तो अभी बात चलेगी फिर हुकूमत पे आ जाएगी, इसलिए हम अब हुकूमत पे आज नहीं जाना चाह रहे। तो हुकूमत बैठ के इसका जो है ना वो करते हैं। इसका कोई ना कोई मसाइल तो हमारे बहुत
बहुत सारे हैं, बस आज आप चाह रहे हैं कि सिर्फ पुलिस ही को फोकस किया जाए, किसी और डिपार्टमेंट के ऊपर ना हो। तो आप आए हैं तो फिर आप पे ही फोकस। बहुत ज्यादा जो है ना खुशखबरियां भी मिली हैं कि दफातर जो है वो जल्द इनॉग्रेट हो रही हैं और बड़े तहफ़्फ़ुज़ मरकज और खिदमत सेंटर बन रहे हैं। ये अच्छी आपके प्रोजेक्ट भी हमें पता चले, जाहिर सी बात है कि एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूवर्स तक भी पहुंची। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बनी। कोई मैसेज देना चाहे हमारे व्यूवर्स को? मैं स्पेशली एक रिक्वेस्ट आपके वसासा से करना चाहूँगी कि जो हमारे ऐसे पब्लिक के अंदर इस चीज़ की अभी तक अवेयरनेस नहीं आई कि तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का मकसद क्या है। एक तो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का नंबर है, कोई भी एनी टाइम उस पर आप कर सकते हैं क्योंकि 24/7 हमारा वहाँ स्टाफ अवेलेबल होता है। एक तो 15 है, दूसरा है 061 630 3310। ये लोकल नंबर है, इसके ऊपर कोई ऐसे इशू नहीं है। और सेकंड ये है कि अगर कोई किसी के एरिया में किसी किस्म के ऐसी कोई चीज़ जो कि हमसे तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ से रिलेटेड है तो आप ज़रूर इस नंबर पे हमें इन्फॉर्म करें। आप भी हमारे लिए हेल्पफुल बने और हम भी आपके इस काम में मुआवनत कर सकें। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका स्पेशली आपके साथ थोड़ी बहुत नोक झोंक वाले अंदाज में गुफ्तगू और ये नोक झोंक जरा अच्छी लगी है, एक मजाहिया अंदाज में। और इमरान आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पर, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। और जिस तरह अभी हमारी बात हो रही थी ना ख़वातीन के हवाले से कि माशाल्लाह ख़वातीन जो है वो हर शोबे में जो है वो मर्दों के शाना बशाना काम भी कर रही हैं और अपना लोहा मनवा रही हैं। तो इसी तरह का आज एक टैलेंट भी हमारे साथ मौजूद है जी। आज हमारे साथ मौजूद हैं अमरीन अरशद, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इंटरनेशनल वुमेन हॉकी प्लेयर हैं और उसके साथ साथ सबका कप्तान पाकिस्तान हॉकी टीम से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी आमिर हमीद साहब, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर बहावलपुर से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा, सबसे पहले तो हम अमरीन की अचीवमेंट के हवाले से भी बात करेंगे, इनकी जर्नी के हवाले से बात होगी कि किस तरह ये इस गेम का हिस्सा बनी। और सबसे पहले तो अमरीन आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने जो है वो नेशनल गेम भी जीती। और इस जर्नी के हवाले से हमें बताइएगा, अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। वैसे सब मेरे व्यूवर्स को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि हॉकी जो खेलना स्टार्ट की है वो पेरेंट्स की जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। पेरेंट्स जो हेल्प करते हैं उसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो है, पेरेंट्स अगर कहेंगे आप खेलें तो हम खेलेंगे, वो ही ज़्यादा सबसे पहले हमारे स्पोर्टिव बनेंगे। तब फिर उसके बाद भाई होते हैं क्योंकि भाई भी इंटरेस्ट लें ताकि मेरी बहनें खेलें, क्योंकि कोई भी आजकल नहीं चाहेगा कि मेरी बहनें पीछे रहें। सबसे ज़्यादा वालिदैन का सपोर्ट, फिर भाई का सपोर्ट, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ने बहुत सपोर्ट किया है। सही। मुश्किलात भी आती रही हैं फैमिलीज की तरफ से तो नो इशू, लेकिन रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा और मोहल्लेदार जो होते हैं वो ऐसे बहुत ये तो चलता है। ये आप कोई भी, मैं कहती हूँ ना, आप जब निकलते हैं घर से, एक खातून घर से बाहर निकले ना तो उसको सपोर्ट सिर्फ फैमिली करती है, उसके अलावा कोई नहीं करता। हाँ जी। तो ये बड़ी बात है कि चाहे आपके रिलेटिव्स हों, चाहे आपके दोस्त हों, बड़े वो कम लोग होते हैं जो आपकी खुशी में शरीक होते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, वरना बातें तो फिर चलती ही रहती हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। फिर उसके बाद फिर सफर जब शुरू हो जाता है तो फिर बंदा तरक्कियों की तरफ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अब जॉब कर रही हूँ, मेरी छोटी सिस्टर जॉब कर रही है। अब वही लोग जो बातें करते हैं वो देख के खुश होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जब आप किसी को किसी मुकाम पर देखते हैं जिसके बारे में आप पहले बातें कर रहे होते हैं, तो जब किसी मुकाम पे पहुंचता है, बैठता है, तो फिर सब आ जाते हैं। वो ऑफिस में बैठती है तो उसको देख के कहते हैं आप अर्शद साहब की बेटी हैं। अच्छा अच्छा, फिर खुश होते हैं कि ये जॉब कर रही है। इसी तरह फिर होता है, चलें कोई नहीं। लेकिन फिर हॉकी में इंटरेस्ट था? हॉकी में नहीं, मतलब कि हर गेम में खेल लेती थी। जैसे हर गेम में था, लेकिन मेरा छोटा भाई प्लेयर था तो उसको देख के मुझे थोड़ा हुआ कि खेलनी चाहिए। उसने मुझे काफी सपोर्ट किया। अच्छा। वो तो खुद प्लेयर नहीं बन सका, लेकिन उसने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया कि खेलो ऐसे वैसे। फिर जैसे कोचेज मिल गए, हमारे उस्ताद जैसे सर बैठे हैं, इस तरह अच्छे लाइफ में आते गए लोग और अचीवमेंट मिलती गई हैं। सही। हाँ जी। अलावा आपका हॉकी की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ा? हाँ जी, अब ज्यादा, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा पैशन हो गया था ना, बहुत ज्यादा, बस हॉकी के अलावा कुछ और मतलब कि
पढ़ाई भी की है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने मास्टर्स किया हुआ है। माशाल्लाह। उसमें भी जैसे क्लास में बच्चियों के नंबर होते हैं, इक्वल नंबर लिए हैं। ये नहीं कि ना कमी थी, लेकिन हॉकी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो गया था। अच्छा, फिर वो जाहिर सी बात है, जब आप खेलों की तरफ भी आते हैं तो आपकी दिलचस्पी भी बढ़ती है, फिर आप एक्टिव भी रहते हैं, तो आप पढ़ाई में भी माशाल्लाह फिर अच्छे रहते हैं, और फिर आपके खेलों में भी जो है ना वो आप उसमें भरपूर हिस्सा लेते रहते हैं। जो वालिदैन कहते हैं, मैं कहना चाहती हूँ, जो वालिदैन कहते हैं कि बच्चे खेलते हैं पढ़ते नहीं है, लेकिन ये गलत बात है। अगर बच्चा चाहे तो वो पढ़ भी सकता है, और माइंड उसका उससे भी ज्यादा तेज हो जाता है अगर हम खेलेंगे। मेरा तो ख्याल है आजकल की बच्चियों को आना चाहिए स्पोर्ट्स में नहीं तो हर फील्ड में कोई ना कोई जॉब करनी चाहिए। हाँ, ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी हो गया है। सही है। अच्छा, इसके साथ साथ आपसे ये भी जानेंगे, कहाँ कहाँ खेली आप, कितनी गेम्स खेली हैं, कहाँ विन किया, और क्या फीलिंग्स थी, इस हवाले से भी बताइएगा। 2012 में फर्स्ट अंडर 21 टूर्नामेंट हम खेलने गए थे थाईलैंड। तब बच्चे थे, इतना नहीं था हॉकी का पता। वहां पर गए तो बहुत अच्छी अच्छी टीमें थी। वहाँ पे जापान था, इंडिया था, काफी उनसे गोल भी पड़े हमें, बहुत मतलब कि सीखने को भी बहुत कुछ मिला। अफसोस भी हुआ कि हमारी कौमी खेल हॉकी है और हम गर्ल्स को इतना नहीं करते, स्पोर्ट टूर्नामेंट नहीं होते, तो तब रोए भी बहुत के इतने गोल पड़ गए हैं, या बहुत गोल उन्होंने किए हैं हम लोगों को। लेकिन फिर उसके बाद आके मेहनत करना स्टार्ट हुई है। काफी 2012 से लेकर 18 तक बहुत टूर्नामेंट हुए हैं, कोई 8, 9, 10 जो भी टूर्नामेंट हुए हैं। कोई इंडिया गए हैं, ब्रुनेई गए हैं, मलेशिया गए हैं, सिंगापुर गए हैं, थाईलैंड गए हैं, काफी सारे टूर्नामेंट खेले हैं। फिर ब्रुनेई में कोई कप हुआ, 3 टीमें आई थी, उसमें हम सेकंड आए थे। मतलब कि अच्छा भी रहा है, लेकिन उसके बाद फिर जब हुकूमत कुछ कोविड की वजह से आ गया था, फिर हुकूमत ने भी कोई तवज्जो नहीं दी, और वैसे हॉकी की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि क्रिकेट की तरफ बहुत ज्यादा है, क्रिकेट की तरफ ज्यादा फोकस है, बाकी खेल जो है वो हमारे वो पीछे रह गए। इसी वजह से फिर अब 2018 के बाद टूर्नामेंट नहीं हुआ, इंटरनेशनल लेवल तो हुआ ही नहीं ना। 2019 में नेशनल गेम हुई थी पेशावर में, उसके बाद अब जाके कोयटा में हुई है। सही है, 2019 के बाद। तो बाहर का एक्सपीरियंस अच्छा रहा, सीखने को बहुत कुछ मिला है। हॉकी खेलने का जितना जुनून था, जितना पैशन था, बहुत दिल करता है कि अभी भी बहुत अच्छी हॉकी ऊपर लेवल पे खेलें, लेकिन टीम गेम है, बंदा अकेला कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, सर से भी जानते हैं, सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं हॉकी के हवाले से ये कहूँगा कि ये खास तौर पे जो लड़कियां हॉकी खेलती हैं, पहले ये होता था कि एक अच्छी प्लेयर जो होती थी स्कूल की हद तक खेल के, स्कूल का टूर्नामेंट खेल के वो वहीं वाइंड अप हो जाती थी उसकी हॉकी, या मैक्सिमम यूनिवर्सिटी तक चली जाती थी। हमने ये महसूस किया भावलपुर में, स्पेशली जब से हमारा एस्ट्रोटर्फ लगा है, हमने कोशिश की कि लड़कियों को एस्ट्रोटर्फ पे पब्लिक प्लेस पे खिलाया जाए। इनको वहाँ हॉकी फ्री ऑफ कॉस्ट वो हॉकी खेल रही हैं, सारे बच्चे भी बच्चियाँ भी। तो इसको मजीद प्रमोट करने के लिए हमने निशाने हैदर हॉकी टूर्नामेंट के नाम से 5-6 टूर्नामेंट इनके करवाए, जिसकी वजह से इनका एक्सपोजर जो बढ़ा, हाईलाइट हुई बच्चियाँ, फिर ये पाकिस्तान टीम में गई, फिर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में चली गई। अब बदकिस्मती ये है कि ये 2-3 सिटीज़ में सिर्फ पाकिस्तान में हो रही है हॉकी फीमेल की। तो अगर इनको मौका मिले लड़कियों को, जिस तरह ये हॉकी में, इसी तरह बाकी स्पोर्ट्स भी ये प्रमोट हो सकती हैं हमारे पाकिस्तान में। लेकिन बदकिस्मती कि लड़कियों को सिर्फ लड़कियां समझा गया, उनको एक स्कूल कॉलेज की हद तक रखा गया, हालांकि इनमें बहुत टैलेंट है। जिस तरह हमारे बॉयज़ परफॉर्म कर रहे हैं मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में, इसी तरह लड़कियों में भी बहुत सारा टैलेंट है। स्पेशली मैं कहूँगा भावलपुर में बड़ा टैलेंट है लड़कियों में। ये हॉकी में ये 4-5 लड़कियाँ हैं जो हमारी इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। इसी तरह ओलंपियंस का सिटी कहा जाता है भावलपुर को, जहाँ से समीउल्लाह, मोतीउल्लाह, कलीमुल्लाह इस तरह के प्लेयर्स पैदा हुए। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह अभी भी जो हमारा पाकिस्तान जूनियर एशिया कप जो भी खेल के है लड़का अरशद, वो भी भावलपुर से उसका ताल्लुक है। तो जितने मौके दिए जाएंगे इनके लिए, बदकिस्मती ये भी है कि इवेंट्स नहीं मिलते इनको। अगर ज्यादा से ज्यादा इवेंट्स हों पाकिस्तान में तो इनको प्रैक्टिस का ज्यादा मौका मिले और ये अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे जाके इंटरनेशनली। अरे ये बात है कि हमारे यहाँ वही बात आ जाती है कि खेलों को जितना फरोग दिया जाएगा, जितने वो कहते हैं ना हमारे मैदान आबाद होंगे, उतने हमारे अस्पताल जो हैं वो वीरान। अभी तो हमारे हॉस्पिटल आबाद हैं और हमारे जो ग्राउंड है वो वीरान पड़े हैं। तो इन चीज़ों को बेहतर करने की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, हुकूमत की तरफ से भी आपको कोई फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, उस हवाले से भी बताइएगा। गवर्नमेंट की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर हर स्पोर्ट्स का हर तहसील, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन लेवल पे मौजूद है। लेकिन बात इसमें लोग दूर होते जा रहे हैं स्पोर्ट्स को, इनको राग़ब करना पड़ेगा, स्पोर्ट्स की तरफ लाना पड़ेगा ताकि हमारे हॉस्पिटल वीरान हो। वो इसीलिए ये मिसाल मशहूर है
कि जब हमारे ग्राउंड आबाद होंगे तो हॉस्पिटल वीरान होंगे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ग्राउंड हमारे वीरान होते जा रहे हैं और हॉस्पिटल में रश बढ़ता जा रहा है। तो हमें ज़्यादा इस तरफ फोकस करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी, आपको भी, मीडिया के लोगों को भी, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चों को ग्राउंड के मैदानों में लेके आएँ ताकि मैदान आबाद हों, हेल्दी एक्सरसाइज करें वो। अब लोगों में, वालिदैन में ये ट्रेंड शुरू हुआ है कि अपने बच्चों को लेके वो ग्राउंड में आती हैं कि इनको किसी ना किसी स्पोर्ट्स में हम इन्वॉल्व करें, क्योंकि बच्चे घर में बैठे या तो लैपटॉप या ये गैजेट आ गया ना गैजेट्स के ऊपर लगे, तो हमने अपने बच्चों को सारा डाइवर्ट कर दिया उनकी तरफ। अगर गेम्स, फिजिकल एक्टिविटी तो फिर रही नहीं ना, आपकी मेंटली सारी एक्टिविटीज जो हैं वो आपकी वहां पर सर्फ हो रही हैं। तो बस कोशिश जारी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, इंटरनेशनल लेवल का है, यहाँ मुल्तान में भी, बहावलपुर में भी, बल्कि हर जगह तकरीबन अब तो है। लेकिन फोकस करना पड़ेगा, बच्चों को इस तरफ ट्रेंड बनाना पड़ेगा, हमें इस तरफ माइल करना पड़ेगा ताकि वो स्पोर्ट्स की तरफ आएँ और यूटिलाइज करें चीज़ें। वो फ्री ऑफ कास्ट हैं अब तो, कोई भी हमारी स्पोर्ट्स का जो है वेन्यू वो फ्री ऑफ कास्ट चल रहा है। अभी हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने समर कोचिंग कैंप शुरू करवाए हैं। अच्छा, वो 12 तारीख से शुरू हो जाएंगे। उसमें मुख्तलिफ गेम्स में अंडर 18, अंडर 14 बच्चों को, बच्चे बच्चियाँ दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ताकि हमें नर्सरी जो हम टेक्निकली उन्हें ट्रेंड करके आगे वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान के काम आए स्पोर्ट्स में। ये बड़ा एक अच्छा इकदाम भी है कि जाहिर सी बात है, खेलों को हम जितना फ़रोग देंगे उतना हमारा माशरा भी, उसमें भी बेहतरी आएगी। जितना हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एग्रेशन पाया जा रहा है और बहुत ज़्यादा बच्चों के हवाले से देखें तो प्रेशर होता है, तो बच्चे उस तरीके से जो है वो सही अपना गोल देख नहीं पाते और सही उनको समझ नहीं आती कि उन्होंने करना क्या है। तो फिजिकल एक्टिविटी होने की वजह से आप बड़े एक्टिव रहते हैं। इनको खेलता हुआ देखते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी हमारी प्लेयर है हॉकी की। ये बिल्कुल जिस तरह हमारे लड़के खेल रहे होते हैं हॉकी, उसी तरह ये भी हॉकी ये खेल रही होती है बीच में, बल्कि लड़कों के साथ खेल रही है, उनसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। तो बड़ी उम्मीदें हैं इनसे, इंशाल्लाह ये पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। अच्छा, कोचेस के हवाले से भी सर जानेंगे, क्योंकि आपको अगर बेहतरीन कोच मिल जाता है तो जाहिर सी बात है पूरी टीम आपकी जो है वो बेहतरीन होती है। इस बारे में आप ये बड़ी खुशकिस्मती होती है किसी प्लेयर के लिए कि उसे एक अच्छा प्लेयर मिल जाए। अगर उसे अच्छा प्लेयर मिल गया तो समझे उसका मुस्तकबिल सिक्योर हो गया। तो हार्डली हमारे पास चंद एक कोच हैं जो अच्छे कोच हैं पाकिस्तान में, लेकिन ये हर जगह होने चाहिए। टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, वो जो आगे गाइड कर सकें, अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकें खिलाड़ी के साथ। तो ये बदकिस्मती कि बहुत कम, अगर है तो वो बड़े कंजूस हैं कि वो आगे अपनी जो टेक्निकल चीजें हैं जो जानते हैं वो शेयरिंग कम है, शेयरिंग कम है। अब आप समझते हैं ना कि वैसे हम लोग कुछ दिन पहले भी हम शो में यही बात कर रहे थे कि इल्म बांटना चाहिए। अगर आपके पास कोई फन है, कोई आपके पास, तो उसको आगे बांटें ताकि वो आगे अच्छा काम कर सके। आपके भी एक नाम बनता है कि जी उसका ये स्टूडेंट एक बेहतरीन उस्ताद है। लेकिन अब हमारे यहाँ ये होता है कि हम लोग ये चाहते हैं कि जी हमारा फन या हमारा आर्ट जो है ना वो कहीं दूसरे तक ना पहुंचे। हाँ, वो टेक्निक्स जो है वो दूसरे को ना आगे ना बढ़ जाए, वो कहीं नहीं करना चाहिए। इसी से चीजें प्रमोट होती चलती हैं, आगे दुनिया चलती है। वो एक जमाना था सिर्फ मेरे ख्याल में लाहौर या फैसलाबाद, इस दो जगहों पे गर्ल्स की हॉकी होती थी, गोजरा फैसलाबाद में। तो अक्सर हमारी टीमें जाती तो उनसे 2 टीमों से हार के वापस आ जाती। तो मैंने महसूस किया कि वो भी लड़कियों, उनके भी 2 बाजू हैं, इसी तरह की हैं, क्यों फर्क क्यों है हमारा? तो फर्क यही मैंने महसूस किया कि ये बाउंड्री वाल से, स्कूल की बाउंड्री वाल से इन्हें स्टेडियम में आना पड़ेगा। अगर इन्होंने प्लेयर बनना है तो ये जब तक स्टेडियम में नहीं आएंगी, पब्लिक प्लेस पे नहीं आएंगी, तो उस वक्त तक ये प्लेयर नहीं बन सकती। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये आनी शुरू हुई है स्टेडियम में, तो लड़कों के साथ भी खेल रही हैं, देखने वाले इनको भी कोई ऐसी कोई झिझक नहीं है। तो अब माशाल्लाह ये 4-5 लड़कियां हमारी इंटरनेशनल हो गई माशाल्लाह। अच्छा अमरीन, आप क्या समझती हैं कोचेस के हवाले से, आपको कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा? कोचेस पाकिस्तान में बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसे एडवांस हो गई है हॉकी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है। पहले 2 हाफ होते थे, क्वार्टर होते थे, अब 4 क्वार्टर की गेम हो गई है। उसके लिए कोचेस को भी चाहिए कि डिफरेंट लेवल के इंटरनेशनल वो करने चाहिए, कोर्स करने चाहिए, ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन हो। कोचेस अच्छे होते हैं, लेकिन ये है कि जो क्लब चला रहे हैं उसी लिहाज से हॉकी सिखा रहे हैं, लेकिन जो हॉकी अब आ गई है वो बहुत फास्ट है। तो इसलिए हुकूमत को भी चाहिए कि उनको कोर्स करवाने चाहिए और उनके बाकायदा इनकी ट्रेनिंग करवानी चाहिए, ताकि वो जो नर्सरी को सिखा रहे हैं उनको भी तो राइट चीज सिखाएंगे तो आगे जाके। अब मैं छोटे होते गलत चीज सीख गई हूँ तो मैं बड़ी होकर उसको सही तो नहीं कर सकती ना। जो मेरी एक बेस बन गई है वो बन गई है,
तो इनको चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पे जो कोर्स होते हैं, जो हॉकी सिखाई जा रही है, जो खेलते हैं, उनको सीखना चाहिए। वही हमें कुछ सिखा सकते हैं जो हमारी नर्सरी आएगी। वही तो बाकी पूरी टीम के साथ बॉन्डिंग कैसी है? अच्छी है बहुत, मतलब कि जैसे इकट्ठे होते हैं, काफ़ी इंजॉय भी करते हैं, टीम मेट्स वाला हिसाब ही होता है। लेकिन अच्छा, टीम का आ जाता है ना कहीं ऐसा थोड़ी आपकी यहाँ तक कि थोड़ी आपकी जेलसी आ जाती है, कहीं ऐसा एलिमेंट आ जाता है, ये चीजें फेस करती हो? ऐसे बताए कैप्टन हो तो कैप्टन के तो बहुत सारे बताइए, पूरी आप टीम को लीड कर रहे होते हैं, बहुत सारे मसाइल भी होते हैं, बहुत सारे आपस के प्लेयर्स की बहुत सारी चीजें भी होती हैं, तो कैसे? कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा तंग करते हैं लेकिन फिर उसके हिसाब से उनको लेके चलना पड़ता है, क्योंकि अगर वो अच्छे प्लेयर हैं और वो तंग कर रहे हैं और उनको खिलाना भी है, तो पूरे हिसाब से पूरी मैनेजमेंट, कोच, अकेले कैप्टन का तो काम नहीं है ना। हाँ। तो फिर वो सारे मिलके उनको देख के उनके जो प्रॉब्लम्स हैं छोटे मोटे हर जगह पे होते हैं, ये तो हर जगह कोई भी ऐसा नहीं इशू होता, लेकिन उनको फिर लेके साथ चलना पड़ता है। अभी आप क्या समझती हैं कि क्या ऐसी चीजें जो हैं वो लानी चाहिए और हर हुकूमत को इस हवाले से सपोर्ट करना चाहिए कि ताकि जो जितना हो सके इन खेलों को फ़रोग मिले, स्पेशली हॉकी को दोबारा से जिंदा करने की, जो मैं कहती हूँ ना, हम लोग हॉकी को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ गए हैं, तो वापस से वो एक लोगों में दिलचस्पी भी पैदा हो। क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले जो मैं कहूंगी कि बेरोजगारी बहुत है। अगर मुझे खेलने के पैसे नहीं देंगे, कोई नहीं देगा, तो मेरा कौन सा, जब किसी का भी दिमाग खराब तो नहीं है जाके मेहनत करे, क्योंकि नजर तो कुछ नहीं आ रहा, ना टूर्नामेंट हो रहे हैं। सबसे पहले उनको मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट मिलनी चाहिए हुकूमत की तरफ से। हुकूमत ने जो डिपार्टमेंट चल रहे थे उनको आके बंद कर दिया था, हॉकी के स्पेशली हॉकी की काफी सारी ऐसी टीमें हैं जो खत्म कर दी उन्होंने। बहुत ज्यादा लड़कों के डिपार्टमेंट थे, लड़कियों को तो एक दो हैं, हम वापटा से खेलते हैं, वो उन्होंने हमें जॉब दी हुई, उसके अलावा कोई भी डिपार्टमेंट हमें जॉब नहीं दे रहा। ठीक है, मतलब उनकी तरफ से स्पॉन्सर? हाँ जी, उनकी तरफ से हमें जॉब मिलती है। अच्छा, और हॉकी में लड़कियों की नहीं है जॉब, हालांकि लड़कों के हैं डिपार्टमेंट, लेकिन वो भी खत्म होते जा रहे हैं, कोई भी नहीं अब करा। पहले HBL था, नेशनल बैंक था, ये सारी खत्म हो गई थी। तो सबसे पहले पैसा, हर चीज के लिए पैसा जरूरी है, खेलने के लिए भी पैसा जरूरी है, क्योंकि अगर पैसा होगा तो लोग आएंगे। हाँ, फंड जो है, हाँ जी, फंड होने चाहिए सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद टूर्नामेंट करवाने चाहिए। टूर्नामेंट अगर बाहर नहीं लेके जा सकते, वहां से टीमें ले आए बाहर से, यहाँ पे यहाँ पर खेल यहाँ पे तो खिला सकते हैं, यहाँ पे होने चाहिए मैचेस, अच्छे कोच होने चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि एडवांस हॉकी क्या है। हाँ बिल्कुल। सर, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये है हमारा कौमी खेल, लेकिन हमने बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है। अब कोशिशें जारी हैं, फिर हम रिवाइवल की तरफ जा रहे हैं। हॉकी की कोशिश है हमारी, सारे जो स्टेक होल्डर हैं हॉकी के साथ अटैच हैं, उनकी सबकी कोशिश है कि हॉकी की जो हम रिवाइवल कर सकते हैं, फिर हम उसी लेवल पे पहुंचे जो हमने टाइटल हारे हैं उनको वापस अचीव किया जाए। अब आपने देखा होगा अभी जो हाल ही में जूनियर एशिया चैंपियनशिप हुई है, उसमें हमारी पाकिस्तान की टीम, जूनियर टीम ने फाइनल खेलने का आजाद हासिल किया, इंडिया से 2-1 से आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम फिर अपने उस सफर के ऊपर तेजी से गामजन है। तो उम्मीद है कि फिर हमारे जो खोए हुए टाइटल थे वो वापस आएंगे पाकिस्तान में। अच्छा, फंड्स के हवाले से भी आपसे बात करेंगे। फंड्स की क्या सूरत हाल है? फंड्स दिए जाते हैं या नहीं? फंड्स देखें, इनको फेडरेशन चलाती है, फेडरेशन के पास फंड्स होते हैं। हाँ, कमी है ज़ाहिर, पूरे मुल्क में इस तरह क्राइसिस है इस टाइम। तो मुझे नहीं पता कि PCB जो इनकी PHF है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, वो यकीनन खर्च कर रही होगी, उसे फंडिंग भी हो रही होगी। बाकी जहां तक हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, तो हम गाहे बगाहे इनके कोई ना कोई ट्रेनिंग कोचिंग कैम्प या कोई छोटा मोटा टूर्नामेंट हम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। तो अभी भी हमने समर कोचिंग हॉकी कैंप शुरू कर रहे हैं 12 तारीख से, तो उसके ऊपर भी सारे एक्सपेंड करेंगे हम। अच्छा, ग्राउंड्स की क्या सूरत हाल है? ग्राउंड्स में जाहिर सी बात है आपको लाइट्स भी प्रॉपर चाहिए होता है, आपको ग्राउंड की भी जो फैसिलिटीज हैं वो भी प्लेयर को मिलनी चाहिए ताकि वो बेहतर परफॉर्म कर सके। जब हम हॉकी खेलते थे ना, आज से 30-35 साल पहले, हाँ। तो उस वक्त 2 ट्रफ थे, आस्ट्रो ट्रफ, सही, एक लाहौर में और एक कराची में। अब अल्हम्दुलिल्लाह के हर डिवीजनल हेडक्वार्टर पर आस्ट्रो ट्रफ मौजूद है, बल्कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आस्ट्रो ट्रफ मौजूद है। बात वही आती है कि अब मोटिवेशन करनी पड़ेगी खिलाड़ियों को, बच्चों को, स्टूडेंट को, कि वो स्पोर्ट्स की तरफ आए। आस्ट्रो ट्रफ मौजूद है और उसके ऊपर जो स्ट्रेंथ खेलने वाली है वो 8-10 बच्चों की सिर्फ, हालांकि करोड़ों की वो प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर खेलने वालों की तादाद कम है। हमें मोटिवेशन देनी पड़ेगी बच्चों को कि वो ज्यादा से ज्यादा आए और इसे हॉकी खेलेंगे। कोई भी स्पोर्ट्स करना चाहता है वो करे, ताकि उसकी यूटिलाइजेशन हो सके, जिसके ऊपर हमने इतने पैसे लगाए हुए हैं।
तो ये आप मीडिया और हम सारे मिलके जब कोशिश करेंगे तो उम्मीद है हमारे मैदान जो है ना ये आबाद होंगे। इंशाल्लाह जी, हमारी तो कोशिश अच्छा है कि हम अपने बच्चों को हेल्दी और फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ लेकर आए, ताकि जो एक हमारे बच्चों की रुझान जो है वो सिर्फ मोबाइल पे ही, वो कहते हैं पहले होता था किताबी कीड़ा, अब हम कहते हैं मोबाइल कीड़ा तो मोबाइल की तरफ जो है बच्चों का जो है वो रुझान ज्यादा है, तो वो अगर इस हेल्दी एक्टिविटीज की तरफ। अच्छा, फुटबॉल का जिस तरह सर था, फुटबॉल की तरफ पहले इतनी तवज्जो नहीं, लोग देखना तो पसंद करते थे लेकिन इतना शौक नहीं होता था खेलने का, लेकिन अब लोगों की इस तरफ भी तवज्जो आ रही है कि फुटबॉल के हवाले से भी, कि बच्चों को फुटबॉल के हवाले से, हमारे जैसे भी मैचेस हुए तो पाकिस्तान की टीम तो थी नहीं, तो बड़ा एक वो होता था कि जी हमारी पाकिस्तान की भी टीम होनी चाहिए। लोकली खेल रहे हैं बच्चे, फुटबॉल बड़ी अच्छी स्टैंडर्ड है पाकिस्तान लेवल पे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे हम देखें तो हम जीरो पे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, फुटबॉल हमारी जीरो है, लेकिन पाकिस्तान में बड़ी अच्छी खेली जाती है। बंदी हमारे वैसे पाकिस्तान में ही है। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए क्रिकेट के बाद तो वो फुटबॉल खेली जाती है पाकिस्तान में, तो शौक है बच्चों को इसकी तरफ, ज्यादा से ज्यादा बच्चे बल्कि लगे हैं। एक वजह और भी है, क्रिकेट जो हॉकी है ना वो एक्सपेंसिव गेम है, आपको बॉल चाहिए, आपको शीन पैड चाहिए, उसके लिए हॉकी चाहिए, उसके लिए शूज अच्छे चाहिए, अच्छी हॉकी होगी तो खेलेंगे, और एस्ट्रो टर्फ होना चाहिए। क्रिकेट खेल लो या फुटबॉल खेल लो, वो तो कहीं भी शुरू कर लो। हाँ, ये तो है। ये इसलिए भी कम खेलते हैं लोग, उसमें मेहनत भी हॉकी में बहुत करनी है। एस्ट्रो टर्फ आने से ना चीजें महंगी हो गई, मतलब जो इनके इक्विपमेंट्स हैं स्पोर्ट्स के, हॉकी के स्पेशली शूज हैं, जैसे कंपोजिट हॉकी चाहिए इन्हें, वो कॉस्टली है। अब कुछ चीजें ये भी असरअंदाज हुई हैं स्पोर्ट्स के ऊपर, चीजें महंगी होने की वजह से अब जो आम बच्चा, जाहिर स्पोर्ट्स हमेशा गरीब बच्चा करता है, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जब अफोर्ड नहीं कर सकते, जाहिर जब वो क्लब में खेलते हैं तो खुद उसने अफोर्ड करना अपनी चीजों को, जब किसी लेवल पे आ गया फिर तो कोई ना कोई डिपार्टमेंट उसे पे करता है। लेकिन बेसिक जो ग्रास रूट पे हमने स्टार्ट करना है किसी भी बच्चे ने, तो उसने जो अपना यूनिफॉर्म किट वगैरह लेनी वो खुद लेनी है, तो वो अफोर्ड नहीं हो सकती, क्योंकि हॉकी इतनी महंगी हो चुकी है, शूज इतने महंगे हो चुके हैं जो ट्रफ के लिए यूज होने। तो ये भी फैक्टर है जो स्पोर्ट्स से पीछे हो रहे हैं लोग, स्पोर्ट्स की तरफ माइल नहीं हो रहे, क्योंकि एक्सपेंसिव हो गई है स्पोर्ट्स। ये कहते हैं इसमें आसानियां जितनी की जाएंगी लोग उतना ही इस तरफ आएंगे। अच्छा, जब बाहर गई तो जाहिर सी बात है घर वालों का भी एक फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, वो किस तरह के थे? मेरे वाले साहब खुद टीचर हैं और उनको भी स्पोर्ट्स, स्कूल की स्पोर्ट्स के लिए उनको मतलब कि खिलाते थे ना वो, तो उनका बड़ा इंटरेस्ट था के स्पोर्ट्स में। तो जब फर्स्ट टाइम मेरा नाम आया वो बड़े एक्साइटेड, वैसे भी बड़े एक्साइटेड होते हैं मेरे बारे में, आपने गोल किया, आपने कैसा खेला, आपने वो अभी तक वो पूछते हैं कि आपने ये कैसा किया, आप कैसा खेल रही हो। हालांकि मेरी सिस्टर भी खेलती है, वो आर्मी में पहले खेलती थी, मैं वापडा में खेलती थी, तो वो ये कहते थे कि अमरीन जीत जाए, वो सना रहने दे कोई बात नहीं, लेकिन अमरीन ज्यादा तो वो मेरे पे बहुत करते हैं और उनको होता भी बहुत है, आपने गोल किया, मैं फॉरवर्ड खेलती हूँ, आपने कैसा खेला, वो उनको स्पेशली होता है कि आप कैसा खेल रही हैं, तो उनके बड़े इमोशन जुड़े हुए हैं मेरे वाले साहब के मेरे साथ। तो कोई ऐसा बताओ कि जिस टीम के साथ खेलना बहुत मुश्किल लगा हो, कोई अपना ऐसा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करो। इंटरनेशनल लेवल पे तो हर टीम के साथ ही मुश्किल लगता है, अगर चाइनीज थाइपे ले लो वो भी मुश्किल है, क्योंकि वो उनकी ट्रेनिंग बाकायदा क्लब्स हैं, ट्रेनिंग होती है, वो लीग्स खेलते हैं, हमें तो हर टीम ही मुश्किल लगती है। सही, तो हम किसके लिए, जाहिर सी बात है हमारे यहाँ पे ना प्रॉपर, अब हम 4 साल बाद इकट्ठे हो गए हैं, 8 लड़कियां उस सिटी से हैं, 8 हिस्से हैं, तो वो जब आपस में 8 साल बाद खेलेंगी तो वो कैसे खेलेंगी, क्योंकि 11 टीम में खेलना होता है, वो हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बनता, वो लोग इकट्ठे ट्रेनिंग करते हैं। अब खुद भी तो देखें, उनको पता होता है मैं यहाँ पे बॉल फेंकूंगी वहां से ले लूंगी, हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है इस चीज में। सही, ये चीजें जो है वो बेहतर करने की बड़ी कैंप लगाते हैं, 1 महीने का लगा के ले जाते हैं, इन्होंने कौन सा जीतना है, यही होता है, इन्होंने कौन सा जीतना। अच्छा, ये डिसहार्ट कभी भी नहीं करना चाहिए, इंसान को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं। टैलेंट की कमी तो है नहीं पाकिस्तान में, बहुत टैलेंट है, बस बात ये है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए आपको, तो आप उसमें बेहतर अपना परफॉर्म और अपनी चीज़ें जो है वो बेहतर दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया अमरीन, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बनी। कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मेरा जो मैसेज है स्पेशली ख़वातीन के लिए है कि आप लोग अपने बच्चों को लाजमी खेलने के लिए भेजें। ठीक, कोई ना कोई स्पोर्ट्स लाजमी करनी चाहिए, स्पोर्ट्स का हिस्सा बने जी, खेलें। हाँ जी, खेलें जरूरी, ये नहीं कि आप पाकिस्तान का हिस्सा बने, मतलब कि कुछ खेलें, लेकिन उसके साथ फिजिकल एक्टिविटीज के लिए भी लाजमी आना। सर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा। इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और टैलेंट भी मौजूद होगा।
वेलकम बैक नाजरीन, रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी सना कौसर, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इंटरनेशनल कराटे प्लेयर हैं और इसके साथ साथ गोल्ड मेडलिस्ट सेफ गेम्स भी इन्होंने जीती है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो है जी शाहिद अंसारी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि साबका इंटरनेशनल कराटे प्लेयर हैं और इसके साथ ही इंटरनेशनल टेक्निकल ऑफिसर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, इनकी जर्नी के हवाले से भी बात होगी, इनसे भी जानेंगे इस गेम्स के हवाले से भी। लेकिन सबसे पहले आज आपको बता दें कि आज दुनिया भर में जो है दिमागी कैंसर, ब्रेन ट्यूमर जो है और उससे बचाव के हवाले से जो है आज उसका दिन मनाया जा रहा है। अगर हम बात करें कि कैंसर का नाम सुनते ही सबसे पहले जो है इंसान के जो दिमाग में चीज़ आती है वो एक खौफ आता है, क्योंकि इसका नाम ही ऐसा है और ये बीमारी भी ऐसी है जो आपको बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। इसके हवाले से थोड़ा सा आपको बता दूं कि मरीज़ों की तादाद जो है वो सालाना 13,000 से ज़ायद का इसमें इजाफा हो रहा है और इस बीमारी की जो इकसाम है वो 120 हैं और उसके साथ साथ ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है जो कि आपको बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। अच्छा, इसको एक खामोश भी कातिल भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर का पता नहीं चलता आपको कि कब और किस वक्त आपको जो है वो हो सकता है। और इसके साथ साथ जो है आपको क्योंकि बच्चों में भी हम देखते हैं कि ब्रेन ट्यूमर की तादाद में इजाफा हो रहा है और अभी हम देखते हैं कि 35 साल से ज़ायद उम्र के अफराद में भी ये ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। और इसके साथ इसकी जो अलामात हैं उसके हवाले से भी थोड़ा सा आपको बताती जाऊं कि इसमें मुसलसल सर दर्द रहता है, आपको मतली होती है और इसके साथ साथ आवाज़ और बसारत के हवाले से भी बहुत सारे, जिस तरह आपके सुनने के हवाले से भी, और तब्दीली कोई ना कोई इस तरह की हो सकती है। बाजू या टांग में झुरझुरी सी जो है वो महसूस होना और पट्ठों का फड़कना भी इसकी अलामात हैं। जब भी इस तरह के कोई सिम्टम्स आपको लगें कि आपको हो रहे हैं तो अपना चेकअप लाजमी करवाएं। और वैसे भी मैं समझती हूँ कि हर इंसान को अपना 3 महीने के बाद जो है अपना प्रॉपर चेकअप लाजमी करवाना चाहिए, अपने टेस्ट भी करवाने चाहिए ताकि आप एक अच्छी और हेल्दी लाइफ गुजार सकें। मैं हमेशा बात करती हूँ कि इंसान को अल्लाह ताला ने ना इंसान को एक ज़िंदगी दी है, वो बड़ी खूबसूरत है, बहुत मुख्तसर सा टाइम होता है, लेकिन उसको आप अच्छे और अंदाज में और सेहतमंद तरीके से गुजारें। और इसके साथ साथ इस हवाले से आज मुल्क भर में सेमिनार्स भी हो रही हैं, तकरीबात का इनेकाद भी किया जा रहा है ताकि जितनी अवेयरनेस लोगों तक पहुंचनी चाहिए वो लाजमी पहुंचे। और इसके साथ साथ इसमें जो है डॉक्टर्स होंगे, न्यूरोसर्जन्स होंगे जो इसके बारे में आपको बताएंगे कि ये ब्रेन ट्यूमर एक्चुअली है क्या, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए। तो इस हवाले से जी आपका हो। और हम आपको बताएं कि आजकल जो हम देख रहे हैं माहिरीन सेहत के मुताबिक अगर हम बात करें तो हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। जिस तरह हम अभी बात करें कि हमारा खाना पीना भी डिफरेंट है। अभी हम कल भी बात कर रहे थे कि सेहत के हवाले से हमें जो है प्रॉपर चीज़ें अपनी जो है वो फास्ट फूड की तरफ नहीं जाना चाहिए, आपको हेल्दी और अच्छी ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ आना चाहिए ताकि आपकी जो सेहत है वो अच्छी रहे और ऐसी जो बीमारियां हैं, मूजी बीमारियां जिस तरह कैंसर है, तो इनसे आप बच सकते हैं। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वापस आ जाते हैं सना की तरफ। सना, क्या हालचाल हैं? थोड़ी सी अपनी जर्नी के हवाले से हमें बताएं कि कैसी रही। मेरा नाम सना कौसर है, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से खेलती हूँ और बचपन से मैं मामू ने सिखाया हमें और सर शाहिद अंसारी से प्रूव हो के हम लोग भी खेले हैं और 16 साल हो गए मुझे आर्मी को प्रेजेंट करते हुए और इसमें 9 गोल्ड और काफ़ी सिल्वर और काफ़ी ब्रोंज है। अच्छा। तो सैफ गेम में भी 1 गोल्ड और 1 सिल्वर है जो मेरा सन 2019 में लास्ट हुआ था बाई का और इंशाल्लाह भी एशियन गेम के लिए जाना है, उसके लिए मेरा कैंप लगा हुआ, मुझे इधर जाना था, इस वजह से मैं इधर हूँ। तो बस इंशाल्लाह कोशिश है कि एशियन गेम में भी अभी मेडल अच्छा लेके आऊँ, गोल्ड मेडल। तो कराटों का शौक था? जी, मामू ने सिखाया है, मामू से देख के शौक पड़ा था। अच्छा, मामू से शौक पड़ा, फिर आपने कहा कि मुझे जाना है, फैमिली ने सपोर्ट किया? मैं घर में तो बस में रमी और मामू जो ज़्यादातर वो सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो फिर कैसा एक्सपीरियंस रहा इसके हवाले से? गेम्स भी की, गोल्ड मेडलिस्ट भी हो, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। पहला टूर मेरा लगा था अजरबैजान में, उधर बहुत टफ टाइम मिला क्योंकि उधर ईरान के लड़के थे, वो फाइनल तक गई, उसका गोल्ड हुआ था। उधर से मेरा मतलब कि एक्सपीरियंस ज़्यादा बढ़ा क्योंकि ये हमारी जो पाकिस्तान में गेम है कराटे वो इतनी फास्ट नहीं है जितनी बाहर के मुल्कों में है ना, तो इसी वजह से ना हमें
फिर उस मुकाबले में उन तक पहुंचने के लिए ना हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ ये तो है, जाहिर सी बात है, बाहर के लोग हम बात करें तो खेलों को बहुत ज्यादा फरोग दिया जाता है, वहाँ हर गेम को बड़ी तवज्जो के साथ और बहुत ही उसके ऊपर मेहनत करते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा कहीं ना कहीं हमारे वो कोचेज वो नहीं करते, जैसे वो लोग फैमिली की तरह रहते हैं कोच और वो प्लेयर, हमारे इतने उसको नहीं करते कोच वगैरह के, नहीं जो करता है बस सही है, उसको अपने हाल पे छोड़ते हैं, वो अपनी मेहनत से अपने दम से पूछता है। और हमें पहुंचाने वाला तो मतलब कि आर्मी को कोच है ना, सर इम्तियाज है जो आगे तक लेके गए हैं हमें। अच्छा। तो और सर शाहिद अंसारी भी जो जिसकी वजह से मैं नेशनल में इंटर हुई थी। सही। तो इसी वजह से ना फिर बहुत अच्छा सफ़र रहा मेरा, और आगे जितने भी जाती गई हूँ माशाल्लाह बहुत अच्छे कोच मिलते गए हैं, तो इस वजह से मैं अभी यहाँ तक पहुँची हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, ये भी एशियन गेम में भी गोल्ड लेके आऊँ इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। और वो कहते हैं ना कि जब आप मेहनत के साथ खेलते हैं तो अल्लाह ताला आपको उसका ज़रूर सिला देते हैं। शाहिद साहब से भी जानते हैं। शाहिद साहब क्या हालचाल है? कराटे के हवाले से सबसे पहले तो इस गेम के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं 77 से कर रहा हूँ गेम कराटे की, और मैं सेक्रेटरी भी हूँ डिविजनल कराटे एसोसिएशन भावलपुर का, और कोचिंग भी की है, और मैं खुद प्लेयर भी रहा हूँ, इंटरनेशनल प्लेयर। मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप भी खेली है 94 में ना। तो भावलपुर में मैंने क्लब बनाया था 82 में। अच्छा। और इंशाअल्लाह ताला हमने जो है ना अब तक कायम और दायम है, और बहुत सारे लड़के हमने निकाले हैं, जैसे आपके सामने एक मिसाल मौजूद है। ये हमारा छोटा इलाका है जनूबी पंजाब का। हाँ। और सहूलियात बहुत कम है हमारे पास। अभी हमें एक मैट मिला है कराटे का जिसमें हम करते हैं। अच्छा। इसके अलावा तो ग्राउंडों में की जाती है, जब ग्राउंड वाला प्लेयर जो है ना वो मैट पर बहुत मुश्किल से खेलता है। तो इस वजह से अब नर्सरी हमने तैयार की है, हमारे भावलपुर के मेरे क्लब्स के लड़के जो है ना नेशनल सतह पर, इंटरनेशनल सतह पर, इस्लामिक गेम्स में उन्होंने मेडल्स निकाले हैं। सही। तो ये आप क्या समझते हैं कि क्या इस तरह की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, गेम्स को किस तरह प्रमोट किया जा सकता है? जैसे कि अभी हमारे डीएसओ साहब भी बैठे थे, वो ये फरमा रहे थे कि स्पोर्ट्स फंड नहीं है, और उसके अलावा जो है ना आजकल के बच्चे जो हैं वो नहीं निकल रहे। नर्सरी से जैसे अभी बताया हमारा कैंप भी लग रहा है कि उसमें कराटे भी है स्पोर्ट बोर्ड के थ्रू, तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लेकर जाएं। तो वो बच्चे के पास टाइम ही नहीं है, वो गेम में लगा हुआ है। हाँ। सारा यही आपको पता है। तो हमारे दौर में तो हमने ग्राउंडों में की है, और प्लेयर भी निकाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर निकले हैं हमारे उसमें। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी करते रहेंगे, और वक्तन वक्त हम कैंप भी लगा रहे हैं भावलपुर में कराटे के फ़रोग के लिए, और कराटे में। और मैं चाहता हूँ कि भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस गेम की तरफ आएँ, और ये अच्छी एक्टिविटीज़ है कराटे। तो आप क्या देखते हैं, बच्चों का ज़्यादा इंटरेस्ट है या बच्चियों का? दोनों का ही है। पाकिस्तान टीम में बच्चियों दोनों के, जो पाकिस्तान की टीम है माशाल्लाह क्राफ्ट मेल और फीमेल बहुत अच्छा है। हमारे एक और भी मेडल लेकर आई है पंजाब गेम्स में। अब ये देखें, इसकी एक बहन है वो भी नेशनल चैंपियन है। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, एक भाई है वो पंजाब चैंपियन है, वो भी कराटे में ही है। अच्छा, पूरे घर ही मुझे लग रहा है ना खेलों में। मामू भी पंजाब चैंपियन थे। अच्छा। वो मेरे स्टूडेंट थे, उनको देख के फिर इन्होंने। और ये हमारी एक तहसील है भावलपुर में, यजमान, मंडी यजमान जिसे कहते हैं, वहाँ से इनका ताल्लुक है, और छोटी सी ऐसे तहसील है। और ये देख लें आपके सामने है, और इनको देखें अभी तक ये 9 दफ़ा नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अच्छा माशाल्लाह। आर्मी की तरफ से। तो अभी तक इनको जॉब नहीं मिली, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे खेलते हैं। ये देखिए। अच्छा, ये क्यों है? मतलब जाहिर सी बात है, जब आपके पास इतना अच्छा टैलेंट हो, खेलने वाले लोग हों आपके पास, आपका जैसे हम पाकिस्तान के कहते हैं ना नाम रोशन करने वाले लोग हैं, तो ऐसे लोगों को क्यों नहीं इस तरफ लाया जा रहा कि परमानेंट चले, उनको फाइनेंशियली भी उनकी सपोर्ट होती रहे, और एक अच्छा वो एक मोटिवेशन होती है आपके लिए कि आप आगे बढ़ते रहते हैं, आपके अंदर हौसला पैदा होता है। वो यही है ना, मैं आपको पहले बताया कि एक तो माँ बाप तवज्जो नहीं देते, अगर वो तवज्जो देते हैं प्लेयर वो आ जाता है, वो कहते क्या करेंगे आप, पढ़ाई करें, गेम में जाके क्या करेंगे। हमारी हुकूमत को चाहिए कि अगर तो पाकिस्तान का, जैसे क्योंकि ये जब जाते हैं तो पाकिस्तान का नाम रोशन होता है, उसकी सिटी का होता है, तो वो उनको चाहिए कि इनको फाइनेंशियली भी प्रमोट करें, और ये अच्छे से अच्छे लेवल पर भी खेलें, और इनके कैंप्स भी लगाएं। और नहीं तो पहले हमारे दौर में वजीफा देते थे पंजाब स्पोर्ट को, वो भी बंद कर दिया गया। हाँ जी,
वो सब कुछ अब खत्म है, बस वो अपने सिर पर ही है जो करते हैं। अच्छा, जो बाहर जाते हैं, हम टीम लेकर भी जाते हैं तो वो कहते हैं जी खुद खर्चा करें, फेडरेशन के पास पैसा नहीं है। ये भी मतलब अपनी मदद आपके रहता आप जो कर सकते हैं। फेडरेशनों के पास पैसा नहीं है। अब ये जाती है ना, इनको आर्मी सपोर्ट करता है। सही, वो इनका डिपार्टमेंट इनको टिकट और सारा वो इनका खर्चा करके देता है। कैंप ये इनका आर्मी का अलग लगता है, वो स्पोर्ट बोर्ड का अलग लगता है। ठीक हो गया, इस तरीके से है। अगर कोई बाहर ना जाए तो स्पॉन्सर कोई भी करने वाला नहीं होता। हम लोग फिर एक अच्छे प्लेयर को कोई स्पॉन्सर ना करे, जैसे क्रिकेट होगा उनको हर कोई खेलता है। हाँ। कराटे तो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि पहले तो हार्ड पंच मारते तब पॉइंट मिलता है, अभी हार्ड पंच मारने का फाउल मिलता है। इसमें 4 फाउल हो गए ना। अच्छा, तो इस वजह से अभी बहुत ये मतलब कि दिमागी खेल हो गई है, स्पीड और दिमागी हो गई है। हाँ, फिर आपको बड़ा फोकस होके और हर चीज में अपनी छोटी छोटी, इसमें भी टेक्निक्स ही होती हैं कि आपने किस तरह अगले को हराना है। तो इसमें पंच और किक होते हैं, जैसे ताइक्वांडो में किकें चलती है, हमारे पंच और किक दोनों चलती है। अच्छा, ऐसे मुश्किल गेम तो है ये ना? है, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं। अगर सीखना चाहे तो बंदा सीख भी सकता है। तो कितना टाइम लग जाता है सीखने में? अगर अच्छा प्लेयर बनने के लिए तकरीबन 7 से 8 माह। अच्छा, मतलब आप समझते हैं कि 7 से 8 माह में एक अच्छा प्लेयर बन सकता है अगर अच्छा वो जहन में तेज हो और स्पीड हो। और अगर थोड़ा वो उसमें 1 साल थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, क्योंकि उतना जितना उसको खेलने में टाइम लगा उतना ही उसको। और वैसे भी मेरी बहन माशाल्लाह खेलती है मेरे साथ, तो उसकी भी हेल्प है। और खासली मेरी अम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है ना, तो अपनी अम्मी के दम के और अपनी बहन को भी अपने साथ ले आई फिर आर्मी में। तो इसी वजह से फिर हम दोनों मिल के अभी खेलते हैं जहाँ पे भी जाते हैं। ठीक है, वो तो अच्छा, फिर यूं भी हो जाता होगा ना कि ट्रेनिंग में तो आप बहनें आपस में जो है वो खेल लेती होंगी, तो आपकी मैं ज्यादातर लड़कों के साथ ट्रेनिंग करती हूँ। लड़के से कम ही करती हूँ। लड़के से करती है तब करती जब वो ट्रायल वगैरह होते हैं, लेकिन मैं ज्यादा लड़कों से करती हूँ। तो लड़कों के साथ फिर हो जाता है, इतना हौसला कैसे लाती हो? और लड़कों के साथ लड़कों की स्पीड की तरह करती है जैसे लड़के खेलते हैं। ये एक अच्छी क्वालिटी है, वरना कहीं ना कहीं लड़की घबरा जाती है ना कि लड़कों के साथ कैसे खेलूं। नहीं, मैं खेल लेती हूँ, मैं बिना झिझक खेल लेती हूँ। हरा देती है लड़कों को? है सर, किस तरह खेलती है? हाँ बिल्कुल, ये हमारे वेट कैटेगरी होती है हमारे ना। मतलब कि 6 वेट है लड़कियों के ना। 45 में नाइला है, इस तरह 50 है, 55 में कभी मैं खेलती हूँ, कभी 61 में, दोनों वेट में मैं खेलती हूँ। अच्छा, और -68 और +68। और टीम फाइट होती है और इंडिविजुअल काता होता है और ग्रुप फाइट काता होता है। इसमें ना शो फाइट होती है, भूमिकाएं वगैरह होती है इसमें। जो हमारी होती है वो रियल फाइट होती है। अच्छा, इसमें पॉइंट होते हैं हमारे तकरीबन 8 पॉइंट होंगे, उसके 0 होंगे तो हम लोग जीत जाएंगे। अगर 1 पॉइंट भी हो, 2 उसके मतलब कि 1 हुआ तो हमारे 2 हो गए तो भी हम लोग जीतेंगे। इस तरह हमारे। सही। अच्छा, जितना खेलने गई हो, विन भी किया है, तो वो एक्सपीरियंसेस भी शेयर करो हमारे नाज़रीन के साथ। फर्स्ट टाइम मैं बाकू गई थी। अच्छा, तो वो उधर ईरान के साथ था, तो वो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। उधर हम लोगों ने बहुत इंजॉय भी किया है, मतलब कि सर्दी भी थी और हम लोग इधर जून के महीने में गए, उधर जून में सर्दी थी फुल। तो उसके बाद वो सन 2017 में था और सन 2017 में मेरा दूसरा टूर लगा था श्रीलंका में, उधर मैं 2 ब्रॉन्ज लेके आई हूँ। अच्छा, तो वो मेरा सेमीफाइनल इंडिया के साथ पड़ा था। इंडिया के साथ खेल के कैसा लगा? वो बस बेईमानी होती है हमारी गेम में, सारी होती है ऐसे। बेईमानी कहाँ होती है, इधर या उधर? पॉइंट में आगे पीछे कर देते, कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको जज नहीं होता, इस वजह से वो थोड़ा सा हो जाता है। अच्छा, तो वो कुछ नहीं, बस होते ही है। पाकिस्तान में तो होती है कभी कभी, बहुत ज्यादा हो जाती है। तो बाहर के मुल्क में होती है बस 19-20 होती है, इतनी नहीं होती है। अच्छा, तो अभी फिर बाद में नेपाल का टूर लगा था। अच्छा, आपके टूर्स के हवाले से जानेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटेन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, टूर्स के हवाले से बात हो रही थी सहना से। हाँ जी, अच्छा, और कहाँ गए? इंडिया के बाद जो है वो कौन सा आपका फिर गेम आपने? श्रीलंका खेली थी, उधर इंडिया के साथ अच्छा मजा आया, मतलब कि बराबर पॉइंट हो गए थे। फिर वो अंताय पे हुआ था तो इस वजह से वो जीत गई। तो फिर बाद में अभी सन 2019 में नेशनल गेम खेली थी पाकिस्तान में जो हुई थी पेशावर में, उधर मेरा वाबडा के साथ सही फाइनल पड़ा था। तो हमारे इस तरह पॉइंट जा रहे थे, कभी ऊपर कभी नीचे, फिर इस तरह खेलते खेलते फिर मैं जीत गई। और फिर बाद में नेपाल गई, उसी मतलब कि 15-20 दिन के बाद में हम लोग नेपाल गए थे। अच्छा, खेलने के लिए। और तो बाहर के मतलब तुमने वहाँ घूमे फिरी नहीं या बस गेम्स की तरफ ही तवज्जो थी? नहीं, घूमे फिरे भी, हम लोग एंजॉय भी करते रहे मौसम के हिसाब से और अपने भी। कैसा लगा? सबसे अच्छा कौन सा लगा मुल्क? सबसे अच्छा लगा नेपाल और बाकू।
अच्छा, वो दोनों बाकी वैसे खूबसूरत तो है वहाँ पर, खूबसूरती का तो अच्छा लगा, घूमे फिरे। तो क्या फीलिंग्स थी जब विन करती थी? कभी ऐसा भी होता था यार मैं नहीं जीत सकूंगी, या कुछ इस तरह की फीलिंग्स भी आती थी? इस तरह की फीलिंग आती थी। फिर हम अपनी अम्मी को, अपनी बहन को, मामू को, सब कोचों को याद करके नहीं हिम्मत करनी है, ये जीतनी है फाइट। इस वजह से फिर उनको देख के फिर अपनी हिम्मत दुगनी हो जाती थी। इस वजह से फिर हमें ज़्यादातर मैं पंच पे खेलती हूँ, तो इस वजह से मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं अपने पंच से पॉइंट कवर कर लेती हूँ। कुछ ऐसी टेक्निक्स तुम्हारे व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहोगी कि क्या खास टेक्निक्स का इस्तेमाल करती हो? मैं खास टेक्निक यूज करती हूँ, कट याको, कजाम याको, किक का यूज करती हूँ। ये मुझे तो नहीं पता बहरहाल। ये हमारे जापानीज लैंग्वेज में क्वेश्चन वगैरह सारे होते हैं, उधर से होते हैं। किक पंच इनके वो जापानीज लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं। और कजाम भी है। अगर तो जाहिर पता कराटे जाहिर अगर आप चीन की अगर हम बात करें वहाँ पर तो बहुत ज्यादा ये लोग, कोरिया में तो फुल ज्यादा, कोरिया में भी नहीं है। ये ऐसे कि चीन की आप कह रहे हैं ना, चीन का अलग आर्ट है मार्शल आर्ट, वो उनका वो वुशु है। सबसे अच्छा। पहले कराटे थी, अब ये 5 गेम्स हैं हमारी मार्शल आर्ट्स की। ठीक है। इसमें यानी कि जापान की कराटे है, ठीक है, और ताइक्वांडो जो है वो कोरिया की है, वुशु जो है वो चाइनीज है। इसी तरीके से वो उन्होंने अलग अलग यानी कि गेम्स निकाल दिए। हम जापानीज कराटे करते हैं और स्पोर्ट्स कराटे करते हैं, प्योर स्पोर्ट्स कराटे। तो यहाँ कोचेस के हवाले से भी हमें बताएं कि आप ही इनको देख रहे हैं या और भी कोचेस मौजूद हैं? और कोचेस हैं, और कोचेस भी हैं, पूरे पाकिस्तान में कोचेस हैं। जैसे हर डिपार्टमेंट का अपना कोच है, और वक्त बाहर से भी फेडरेशन बुलाती रहती है, खास तौर पे ईरान से। अच्छा। ईरान में बहुत अच्छे कोचेस हैं, और वो वर्ल्ड चैंपियन भी हैं उनके प्लेयर्स ईरान में। और भावलपुर में भी हमने कोशिश करते हैं वक्तन कोचिंग कैंप, इसी वजह से हमने लगाए हुए थे, और प्लेयर भी निकले हैं भावलपुर के। मैंने आपको पहले ही बताया हमारे नेशनल लेवल, इंटरनेशनल, इस्लामिक गेम तक गए हैं हमारे प्लेयर। सही। इसमें शौकत घल्लू साहब हैं, वो हमारे उसके गोल्ड मेडलिस्ट हैं इस्लामिक गेम्स के, सऊदी अरब में हुई थी। तो पहले तो कराटे को पूछते ही नहीं थे, ये 90 से जो है ना हमारा ये कराटे ओलंपिक में शामिल हुई है, और जब से और डिपार्टमेंट की टीमें भी बनी हैं। तो पहले तो जैसे आपको पता है कि आप भी कोई कहता है वो जूडो कराटे खेलता ही है, वो चीज नहीं है। जूडो अब डिफरेंट हो गया, डिफरेंट है, और ये स्पोर्ट्स में आ गया अभी ना, थोड़ा सा कंट्रोल हो गया। अभी ये ओलंपिक में भी नाम आ गया कराटे का ना। अच्छा। पहले ओलंपिक में नहीं था, ये हार्ड वर्क था ना, इस वजह से कहते नहीं ये नहीं आएगा, तो अभी ओलंपिक में भी नाम आ गया इसका कराटे के। जाहिर सी बात है आपको नई टेक्निक्स का, क्योंकि अब गेम्स में भी जिस तरह आप बता रहे हैं काफी सारी उन्होंने इसमें गेम्स निकाल दी हैं, तो फिर खास टेक्निक्स भी उनका भी इस्तेमाल किया जाता होगा, कुछ नया बताया जाता होगा, तो उस हवाले से कोई ट्रेनिंग्स वगैरह, कोई इस तरह की प्रैक्टिस? हमारे ट्रेनिंग कैंप लगते हैं, 3 माह का होता है, कभी 2 माह का होता है। अगर बाहर के पाकिस्तान का लगा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह का होता है। अच्छा। तो उसमें हमें फिजिकल भी करना पड़ता है, और अपनी टेक्निक और जिम भी करनी पड़ती है। इसमें तो फिटनेस का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता होगा। तो खाना पीना फिर क्या होता है? हमारा खाना वो सुबह के लिए तो सब कुछ वही अरेंज करते हैं, मतलब अच्छा होता है, हेल्दी होता है। तो अब वैसे खाने पीने की क्या शौक से खाती पीती हो? हाँ, मैं शौक से रोटी और चिकन। अच्छा, ये शौक से खाती हो। अरे जाहिर सी बात है, फिर कभी ऐसा भी हुआ, कभी जख्मी भी हुई हो कराटों के दौरान? होते हैं, जख्मी बहुत होते हैं, तो हमारे फेस सब कुछ हिल जाते हैं, ये घुटने और सब कुछ हो जाते हैं। इस तरह पे अपने आप को सेफ भी करना पड़ता है। सेफ भी करना पड़ता है ना, जाहिर सी बात है, अपने अपने फेस को भी। हाँ जी, क्योंकि हमारे जो कराटे है ना, तो हमारे ज्यादातर फेस पे लगती है। फेस पर भी मारते हैं। अच्छा, मारते हैं? हमारा जो कट जाकर होता है फेस पे ही लगता है। हाँ, वो ये तो बड़ा पेन होता होगा आपको ऐसे पंच? नहीं, अभी तो कंट्रोल हो गया, पहले बहुत हार्ड होता था, अभी कंट्रोल हो गया है, इस वजह से भी नहीं कंट्रोल फाइट है। जैसे अभी आप कह रही थी ना, हर किसी के जितने मुल्क है इनके अपना अपना आर्ट है, और उनके अलग अलग गेम्स हैं, और उनके मुकाबले भी अलग है, फेडरेशन भी अलग है। हमारी फेडरेशन के पास है, कराटे है सिर्फ। ठीक हो गया। और बाकी जो है वो वुशु, उनकी टेक्निक्स भी अलग हैं, उनके रूल्स भी अलग हैं। ताइक्वांडो है, उसका भी हर चीज अलग है। उसमें किक यूज होती है, हमारे में पंच और किक यूज होती है। जो विशु है उसमें बॉक्सिंग की तरह बॉक्सिंग खेल जाती है, किक बॉक्सिंग खेल जाती है। ठीक ठीक, बहुत सारी चीजें हैं जी। गेम्स को कहते हैं ना, जितना आप एक्सप्लोर करेंगे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलेंगी, और गेम्स भी वो अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए ताकि आप हेल्दी रहें और अच्छी जिंदगी गुजारें। कोई मैसेज देना चाहो हमारे व्यूअर्स को? मैं तो ये मैसेज देना चाहती हूँ कि
कि हमारे तो उधर यजमान है ना, तो वहाँ पे कोई स्पोर्ट नहीं करता ना। मैं चाहती हूँ कि अपना क्लब खोलो और लड़कों लड़कियों को ना सिखाऊं और मेरी तरफ तवज्जो हो जाए। और मैं कहती हूँ हुकूमत को कि मुझे वो फंड दे कि मैं आगे भी टूर करूँ और इधर आके क्लब भी खोलो और भावलपुर में भी इंशाल्लाह खोलूँगी। और मैं कहती हूँ कि लड़के और लड़कियां से कम नहीं है ना, लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, तो वो दोनों मिलकर चलना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि लड़कियां भी अभी आगे हैं, उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करें और सब कुछ करें। बहुत लड़कियां पीछे नहीं रह सकती। हाँ ये तो है बिल्कुल, अब वो दौर नहीं रहा ना। जी सर आप क्या कहना चाहेंगे, कोई मैसेज? मैं यही स्पोर्ट्स के बारे में कहना चाहूँगा कि एक्टिविटीज़ में आने चाहिए, बच्चों को लाना चाहिए, ग्राउंड में बात करनी चाहिए, किसी भी गेम में, कराटे नहीं और में भी आना चाहिए। अब हम देखते हैं हमारा स्टेडियम शहर में ही है बहावलपुर का ना, बिल्कुल सेंटर सिटी में है, मगर वो लोग नहीं आते वहाँ पर, बच्चे नहीं आते। तो ये बात करेंगे तो हम जो है ना, हमारे जैसे आप पहले बता रहे थे, हॉस्पिटल वीरान होंगे, हाँ, और मैदान हमारे आबाद होंगे। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों गेस्ट का। और इसके साथ ही नाज़रीन आज का प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।